हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्टोरी कैसी है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए ताकि इसके आगे के चैप्टर अपलोड करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। 31 तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी। मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों मेरा नॉवल अच्छी नहीं लग रही प्लीज आप लोग मत पढ़िए, लेकिन ऐसे कम रेटिंग दे के नॉवल की रेटिंग ना गिराइए। मैंने किसी को भी मजबूर तो नहीं कर रही ना पढ़ने के लिए, तो फिर क्यों ऐसे ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन इन सब में आप लोगों में से आचे रीडर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों दिल से थैंक यू। मिस्टर विशाल, अगर आपको नॉवल पसंद नहीं तो आप ना पढ़े, लेकिन यू रेटिंग मत गिराइए। मुझे न सच में अच्छा नहीं लग रहा। अब आगे। ऐसे ही दिन बीत गया और ऑफिस का छुट्टी का टाइम हो गया। रोज की तरह आज भी समर्थ ही ऋचा को ड्रॉप करने वाला था। ऋचा की मोम समर्थ को बहुत प्यार करती थी, समर्थ भी उन्हें बहुत इज्जत करता था। अगर ऋचा की मोम को कुछ खाना है या बाहर जाना है, सबसे पहले समर्थ ही आगे रहता। वो एक बेटे होने का फर्ज बखूबी निभा रहा था, क्योंकि वो था तो अकेला ही न, वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता था। इसलिए जब भी ऋचा के मोम को देखता तो उसे अंदर से बहुत खुशी होती, और जब वो ऋचा की मोम की गोद में सर रख के सोता तो उसे एहसास होता है जैसे अपने माँ की ही गोद में है। उनका रिश्ता मजबूत हो गया था। ऋचा और समर्थ कार में बैठे और ऋचा के घर के लिए चला गया। इधर जिया और नीरज का तो 36 आंकड़ा हाई लगा रहता हमेशा। दोनों के दिल में फीलिंग है, लेकिन एक भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। दोनों दिन भर लड़ जागड़ के ही बिता देते। जाते समय जिया उसके एक फ्रेंड के साथ बात करने लगी जो एक लड़का था, और दोनों साथ ही एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। दोनों हंस हंस के किसी बात पर बात कर रहे थे। दूर से नीरज ये देख अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और अपने दांत पीस लिए, और दंदनाते हुए उनके पास आया और उस लड़के को बोला, क्यों तुम्हें घर नहीं जाना? उस लड़के ने कहा, जी सर, जा ही रहा था। आखिर कौन नीरज से डरेगा नहीं, आखिर है तो वो समर्थ का ही असिस्टेंट था। उस लड़के के जाने के बाद नीरज जिया का एक हाथ पकड़ खींच के उसके कार के पास ले गया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल सीट पे बैठा दिया। जिया सिर्फ ये देख ही रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक नीरज को हुआ क्या। नीरज अपने ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और स्पीड से कार ड्राइव करने लगा। जिया को अब डर लगने लगा। उसने नीरज को देख कहा, नीरज ये तुम इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रहे हो? नीरज ने कुछ नहीं कहा तो जिया ने इस बार गुस्से से कहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ नीरज, तुम इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रहे हो? और तुम मुझे मेरे परमिशन के बिना कैसे मुझे अपने साथ ले आए, बोलो। जिया बोले जा रही थी। नीरज ने एक झटके में कार रोकी और उसके तरफ गुस्से से देख कहा, तुम उस लड़के के साथ इतनी हंस हंस के क्या बात कर रही थी? जिया ने कहा, मैं जो भी बात करूं वो मेरी मर्जी है, तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? नीरज ये सुन दांत पीस के बोला, आज के बाद मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखना तो अच्छा नहीं होगा। और वो ही क्यों, किसी लड़के से आंख के बाद बात नहीं करोगी तुम? जिया ने कहा, वाए, तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? मैं जिससे चाहे बात करूंगी, तुम्हें उससे क्या? उसने जैसे ही ये कहा, नीरज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और गुस्से में उसे किस करने लगा। ऋचा और समर्थ ऋचा के घर पहुंच गए थे। दोनों अंदर गए तो ऋचा की मोम लिविंग रूम में ही बैठी टीवी देख रही थी। दोनों अंदर आए और दोनों ने एक साथ ऋचा की मोम को हक कर लिया। ऋचा की मोम दोनों को हक करते हुए देख उन्होंने भी मुस्कुराते हुए दोनों को हक किया और दोनों के माथे पर एक एक किस कर दी। समर्थ को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी। उसने कहा, माँ आज डिनर में क्या बनाया है? तो ऋचा के मोम ने कहा, सब तुम दोनों का ही फेवरेट है बच्चा, जाओ फ्रेश होके आओ और मिलकर डिनर कर लेते हैं। दोनों फ्रेश होने चले गए और ऋचा की मोम खाना टेबल पर लगाने लगी। दोनों जल्दी नीचे आए और अपनी अपनों सीट पर बैठ गए। खाना खाते खाते समर्थ ने कहा, अगले हफ्ते आप दोनों को मेरे साथ एक शो में जाना है, ठीक है? दोनों रेडी रहिएगा। ऋचा ने कहा, पर समर्थ कौन सी शो और कहाँ है? समर्थ ने कहा, ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बस रेडी रहना, और माँ आप भी। ठीक है। तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाने लगा। यहाँ तो तीनों बहुत खुश थे, लेकिन वो ही तने बेचैनी में घूम रहा था। उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो खाना पीना सब जैसे भूल ही गया है। वो ऑफिस से घर आया और सीधे ऊपर चला गया। ऊपर जाके वो सोफे पर ही कुछ देर बैठा रहा और उस रूम को देखने लगा, क्योंकि उस रूम में ही पिछले जन्म में ऋचा रहती थी। तने को पिछले जन्म की याद आने लगी कि कैसे वो ऋचा इस रूम में रहने के वजह से वो यहाँ एक दिन भी नहीं आता था। अब इस रूम को ही देख तने सोच रहा था कि काश मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की हमयूती जे। पर ऋचा को ब्लड कैंसर है, ये मुझे कैसे पता नहीं चला।
तब उसे याद आया कि जब भी वो ऋचा को थोड़ा भी ध्यान देने लगता तो मीरा बीच में आ जाती और ऐसे ही शायद उसकी बीमारी भी उससे छिप गई। तने ने कहा, ऋचा को अगर इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ तो? नहीं नहीं, मुझे उससे पहले ही सारी चीज देखनी होगी। तभी उसे एक कॉल आई और सीधा वाहन से चला गया। उसकी कार आके अपने विला पर रोकी और अंदर चला गया। एक गार्ड ने कहा, सर वो ज्यादा चिल्ला रही है, शांत नहीं हो रही। तो तने एक रूम की तरफ गया और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। 32 नफरत की वजह रिवील। अब आगे। तने ने धड़ाम से दरवाजा खोला और सीधा मीरा के पास आकर उसके पास घुटने के बल आके बैठ गया और मीरा के बाल पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, क्यों रे, क्यों इतना चिल्ला रही है? और पनिशमेंट चाहिए क्या तुमको? मीरा ने उसे देखते अपने कांपती हुए कहा, क्यों तने, क्यों कर रहे हो ऐसा? हम तो साथ थे ना, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? तने ने हंस के कहा, साथ थे, अब नहीं है? क्यों, जब हम साथ थे तो तुम्हारा कबीर के साथ क्या सीन चल रहा था, क्या मुझे पता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सुन हड़बड़ा गई और बोली, बेबी आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो, अब से गलती नहीं करूंगी, प्लीज अभी छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज छोड़ दो, मीरा ने लगभग रोते हुए कहा। तने ने ये सुन कहा, ठीक है छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ तुमने ऋचा और मेरे बीच गलतफहमी कैसे पैदा की? ये तो मैं जानता हूं कि तुमने किया है, बताओ कैसे किया था? मीरा ये सुन कुछ नहीं बोली तो तने फिर से चिल्लाया, बोलो, अगर आजाद होना चाहती हो तो? मीरा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, फ्लैशबैक, कॉलेज टाइम। उद्धरण चिन्ह। उस वक्त तने, मीरा, ऋचा, कबीर और जिया साथ में ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कबीर और तने एक साथ थे, वही तीनों लड़कियां एक साथ। वो 5 हमेशा साथ ही रहते थे। और ऋचा और तने बचपन से ही साथ थे। ऋचा तो तने से बहुत प्यार करती थी। तने को भी सबके उसको ऋचा के साथ जोड़ते देख उसे भी ऋचा से अटैचमेंट, मतलब वो भी उसे गर्लफ्रेंड समझता था। लेकिन अचानक ऋचा के मोम का एक्सीडेंट हुआ था और उनको बहुत चोट आई थी। तब उस वक्त तने आउट ऑफ कंट्री था तो ऋचा को पैसों की जरूरत थी उसकी मोम की जान बचाने के लिए। वो हर जगह घूमी, अपने ज्वेलरी भी बेच दिए, फिर भी पैसे काम ही हो रहे थे। उसने तने को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तने का फोन नहीं लग रहा था और ऋचा के पास सिर्फ 2 घंटे थे पैसे जमा करने के लिए। तभी उसी वक्त कबीर ने उसे कॉल किया और बोला कि ऋचा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, प्लीज मेरे घर आ जाओ। ऋचा भी अपनी माँ की जान बचाने के लिए कबीर के घर चली गई और कबीर ने पैसे दिए भी। और उसी वक्त किसी ने उन दोनों की फोटो ली और क्योंकि ऋचा बहुत दुखी थी, टूटी हुई थी, तो कबीर ने उसे शांत करने के लिए हक कर लिया था। लेकिन उन दोनों की फोटो लगातार कोई क्लिक कर ही रहा था और ऐसी एंगल से ली गई थी कि फोटो देखने से लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। फिर ऋचा चली गई और अपने माँ के लिए पैसे जमा कर दिए। फिर कुछ 15 दिन बाद तनय वापस आया और मीरा उसको वो सब फोटो दिखाने लगी कि देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गैर मौजूदगी में पैसों के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर रही थी। उस फोटो में पैसे लिया हुआ फोटो भी था। ये देख के ही तने को गलत फहमी हुई कि ऋचा पैसों की भूखी है और चीटर है। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक एंड। तने ये सब सुन दंग रह गया। उसे पता था कि वो गलत समझा था, लेकिन इतना गलत, वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। और फिर उसने गुस्से से मीरा के बाल को पकड़ के कहा, ये सारा प्लान तुम्हारा और कबीर का था ना, बोलो? मीरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये प्लान मेरा और कबीर का था, क्योंकि कबीर को ऋचा पसंद थी, मुझे तुम। लेकिन तुम दोनों साथ थे तो हम तुम दोनों को अलग करना चाहते थे। प्लीज अभी तो मैंने सब बता दिया ना, प्लीज छोड़ दो, बोल के मीरा रोने लगी। ये सब सुन तने अब वहां नहीं रुक सका और सीधा वहां से निकल गया। वो अपने रूम में जाके नीचे फ्लो पर ही घुटने के बल बैठ रो पड़ा और कहा, मैंने कैसे इतना गलत समझ लिया, एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। पिछले जन्म में मैं ऋचा को इतना दर्द देता रहा। ओ गॉड, मैं क्या करूं? फिर थोड़ा हंसकर, नहीं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो ऋचा की मेरे साथ शादी नहीं हुई है ना। पिछले जन्म में शादी के बाद ही तो मैंने उसे टॉर्चर करना शुरू किया था, लेकिन पिछले जन्म की बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूं ना, ऋचा थोड़ी ही जानता है। फिर अपने आंसू पोंछ कहा, हाँ मैं उसे मना लूंगा, अब पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं होगा। पिछले लाइफ में मैंने उससे नफरत के लिए शादी की थी ना, लेकिन इस बार मैं उससे प्यार के लिए करूंगा। ऋचा मुझे माफ कर देगी। हाँ वो बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ ऋचा, समर्थ और ऋचा के मोम, तीनों का खाना हो गया था। तीनों उठ के लिविंग रूम में आए और समर्थ ऋचा के मोम के गोद में सर रख दिया और उसको देख के ऋचा भी अपनी मोम के गोद में सर रख आंखें बंद कर ली।
ऋचा की मोम दोनों को देख मुस्कुराते हुए दोनों का सिर दबाने लगी। दोनों ने सुकून से आंखें बंद कर ली। समर्थ ने धीरे से अपनी एक हाथ ले जाके ऋचा के हाथ के ऊपर रख दिया। ये देख ऋचा ने अपनी आंखें खोली और समर्थ को देख मुस्कुरा दी। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। दोनों की हाथ कस के जुड़ चुके थे। दोनों की दिल की धड़कन बहुत फास्ट रफ्तार से दौड़ रही थी। दोनों अपनी दिल की बात बिना कहे ही समझ गए थे। बारी थी सिर्फ इजहार की, जो बहुत जल्द होने वाला था। खैर कुछ देर बाद समर्थ अपने विला चला गया और ऋचा और उनकी मोम भी अपने अपने रूम में चले गए। ऋचा जाके समर्थ की एक फोटो अपने सीने से लगा के सो गई। आजकल ऋचा की ये आदत हो गई थी, जब तक वो समर्थ की फोटो सीने से न लगा लेती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। समर्थ भी अपने विला पहुंच के फ्रेश होके बेड पर आया और ऋचा की एक फोटो अपने सीने से लगा सो गया। दोनों सुकून से सो गया। लेकिन कोई था जिसके जिंदगी में सुकून गायब हो गया था, और वो कोई नहीं तने ही था, जो इस सच को हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके वजह से उसने बहुत बड़े बड़े गुनाह कर लिया था। उसके दिल को चैन नहीं मिला तो वो सीधा कार लेके ऋचा के घर आया और कार उसके घर के बाहर ही रोक दी और ऋचा के रूम को देखते देखते ही कार में ही उसकी आंख लग गई। 33 अवार्ड शो। अब आगे। अगली सुबह तने की आंखें खुली और खुद को कार में देख पहले तो वो शॉक हो गया, फिर उसे सब याद आ गया कल रात के बारे में। और याद आते ही उसने फिर से ऋचा के रूम के तरफ देखा और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग ऋचा कहा और वहां से चला गया। ऋचा भी अब तक उठ चुकी थी और अचानक उसे चक्कर आ रहे थे और उसकी इन दिनों कुछ ज्यादा ही थकान महसूस होने लगी थी और उसकी वेट भी पहले से थोड़ी कम हो गई थी। खैर वो खुद को संभाल ली और वॉशरूम जाके शावर ले नीचे आ गई। तने अपने विला गया और अपने रूम में जाके थोड़ी देर बेड पर लेट गया और कुछ सोचने लगा और कुछ सोचकर वो उठा और वॉशरूम चला गया। समर्थ भी रेडी होके नीचे आया और ब्रेकफास्ट कर ऑफिस चला गया। ऋचा भी कुछ देर बाद रेडी हुई और अपने मोम के साथ नाश्ता कर ऑफिस चली गई। ऋचा ऑफिस पहुंची ही थी कि उसे एक गार्ड ने एक गुलाब के फूल का गुलदस्ता दिया और फ्रेश लग रहा था। ऋचा ने पूछा ये किसने और किसके लिए? तो गार्ड ने कहा मैम वो सर ने देने को कहा था। ऋचा ने सोचा समर्थ ने दिया होगा तो उसने रख लिया और मुस्कुराते हुए ले लिया। वो अपने डेस्क पर गई और उस गुलदस्ते को एक वाज में रख दिया और उसे उसके टेबल पर ही साइड में रख लिया। लेकिन कोई था जो वो गुलदस्ते को ऋचा को लेते देख बहुत खुश था और उस गार्ड ने ही फोन करके बता दिया था कि ऋचा ने फूल ले लिए हैं। खैर कुछ देर बाद सब ऑफिस पर आए और ऋचा भी समर्थ को आज का शेड्यूल दे के आ गई। समर्थ आज कुछ ज्यादा ही बिजी था क्योंकि उसकी आज बैक टू बैक मीटिंग थी। ऋचा भी उसके साथ ही थी। एक वीक बीत गया। इन दिनों ऋचा को रोज ऑफिस में फूल मिलने लगे और वो ये सोच रख लेती कि वो समर्थ ने भेजी है। इन दिनों तने हमेशा ऋचा के घर के आगे अपने कार रोक वो ही रात को सो जाता क्योंकि वो ऋचा को फेस नहीं कर पा रहा था। अवार्ड शो के दिन शाम को ऋचा के लिए एक पर्सल आई और साथ में कुछ मेकअप आर्टिस्ट्स भी। ऋचा के मोम के लिए भी एक पर्सल आई और एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी उसके अंदर। ऋचा उन लोगों को देख कहा आप लोग यहाँ। तो उनमें से एक लड़की ने कहा मैम सर ने आप दोनों को रेडी करने के लिए हमें भेजा है, प्लीज आइए, 7 बजे तक आप दोनों को पूरी रेडी भी होना है। तो ऋचा समझ गई कि जरूर समर्थ ने ही इन लोगों को भेजा है। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर समर्थ उन्हें क्यों शो में ले जाना चाहता है। खैर दोनों टाइम न वेस्ट करते हुए रेडी होने लगी। ऋचा को हल्की सी मेकअप की हुई थी क्योंकि वो नेचुरली ही बहुत खूबसूरत थी। एक खूबसूरत सा इवनिंग गाउन पहना हुआ था जिसका रंग सिल्वर कलर की थी। वो आज सच में वहां किसी सितारे की तरह चमकने वाली थी। बालों का मैसी बन बनाया हुआ था और बालों की 2 लेट उसके गालों को बार बार छू रही थी। उसको देख के आज कई लोगों की दिल धड़कने वाली थी। ऋचा की मोम ने भी आज सिल्वर कलर की ही साड़ी पहनी थी और वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों जल्दी ही रेडी हो गए और नीचे आ गए। नीचे समर्थ उनका ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने जब ऋचा को देख तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई क्योंकि ऋचा आज सच में आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। समर्थ उसे देखा ही जा रहा था। ऋचा उसके सामने आई और उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा समर्थ क्या हुआ? समर्थ होश में आके कहा कुछ नहीं और वो ऋचा के मोम के पास जाके कहा अरे माँ आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है। ऋचा के मोम मुस्कुरा दी और कहा आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो बेटा। और उनके आंख से काजल निकाल के समर्थ के कान के पीछे लगा दी। ये देख ऋचा नकली गुस्सा दिखत हुए कहा क्या माँ मैं अच्छी नहीं लग रही? तो उसके मोम ने प्यार जैसे उसके गाल को सहला कर कहा अरे बेटा आप तो सबसे खूबसूरत लग रही है, कहकर उसे भी काजल लगा दी।
फिर समर्थ ने कहा, ओक ओक अब चलिए, हमें लेट हो रहा है। तीनों कार में बैठ गए और ऋचा समर्थ से पूछी, समर्थ क्या जिया भी आएगी वहां? मैंने उसे पूछा था, कुछ नहीं कहा उसने। समर्थ ने कहा, हाँ वो नीरज के साथ आ जाएगी। और तीनों जल्दी पार्टी वेन्यू में पहुंच गए। जब उन्होंने वहां एंट्री ली तो सबके आंखें समर्थ और ऋचा के ऊपर ही अटक गई। दोनों परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। तीनों अंदर आए और समर्थ के साथ ही आगे वाले कुर्सी पर बैठ गए। सब उन्हें देख फुसफुसा रहे थे कि क्या ये समर्थ ओबरॉय की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि आज तक समर्थ को किसी ने भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। सबने यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वहां कोई और भी था जो ये सब बातें सुन अपनी हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर ली थी। वो गुस्से से समर्थ को देखने लगा, क्योंकि तनय था जो अवार्ड शो में वो भी इनवाइटेड था। उसे नहीं पता था कि समर्थ ऋचा को भी यहाँ ले आएगा। वो उन दोनों की करीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कुछ न कुछ तो करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आदत से मजबूर इंसान क्या ही कर सकता है। वो जितना भी अपने आप को सुधारने की कोशिश क्यों न करे, वो इतनी जल्दी बदल नहीं सकता। तने भी वैसा ही था। खैर कुछ देर बाद अवार्ड शो शुरू हुई और एक एक करके सब कैटेगरी के अवार्ड देना शुरू हुआ। लास्ट में होस्ट ने अनाउंस किया और जोर से एक्साइटेड होके बोला, तो सब दिल थाम के बैठिए, आप लोग इतनी दिनों से जिस इंसान को देखना चाहते थे उनसे मिलने का वक्त आ गया है। और अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ इस साल की बेस्ट फैशन डिजाइनर अवार्ड की विनर के नाम। तो ये अवार्ड जाता है मिस ऋचा अरोरा को। ऋचा ये सुन हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ समझ नहीं पाए। वो सुन्न होकर सीट पर ही बैठी रही। हर तरफ सब ने जोर जोर से क्लैपिंग करने लगे। समर्थ तो पहले से ही जानता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए ऋचा को देख रहा था और ऋचा की मोम भी ऋचा को ही देख रहे थे। उन्होंने सोचा, ऋचा ने कब डिजाइनर के लिए ये सब किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ऋचा जब भी परेशान होती थी तो ऐसे ही डिजाइन्स बनाया करती थी और उसके वजह से आज उसको ये अवार्ड मिल रहा था। ऋचा अब भी वैसी की वैसी ही बैठी रही। समर्थ ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा तो ऋचा समर्थ की तरफ देखी और समर्थ ने हाँ में सिर हिलाया और स्टेज पर जाने का इशारा किया। वहां तने भी ये सुन शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। 34 आई लव यू जना, समर्थ का इजहार। अब आगे तने होस्ट की हुई अनाउंसमेंट सुन शॉक्ड हो गया। वो हैरानी से ऋचा की तरफ देख रहा था। वो सोचने लगा, क्या सच में ऋचा इन ऊनक डिजाइन की ओनर है? समर्थ ऋचा की आंखों में देखकर उसे जाने का इशारा कर रहा था। ऋचा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि उसके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। वो समर्थ की तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो आखिर ये हो क्या रहा है। समर्थ ने उसके हाथ को प्यार से सहला कर कहा, ऋचा जाओ, मैं तुम्हें सब सवालों का जवाब बाद में दे दूंगा। ऋचा ने एक गहरी सांस ली और वो एक बार अपनी मोम और समर्थ को देख धीमे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ गई। सब लोगों ने जब ऋचा को देखा तो शॉक्ड हो गए। उन लोगों ने कहा, ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मिस्टर ओबरॉय के साथ आई थी। ऋचा फाइनली स्टेज पर पहुंच गई और उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। वो नर्वस हो रही थी, उसके माथे पर पसीना आ गया था, हल्का हल्का कांप भी रही थी। उसे ऐसे देख समर्थ जल्दी से उठा और उसके पास जाने लगा। होस्ट ने ऋचा को आगे बुलाया और रिस्पेक्ट के साथ अवार्ड उसके तरफ बढ़ा दिए। ऋचा बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि इसने ये सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कांपते हुए हाथों से अवार्ड ली और वो ही खामोश खड़ी रही। होस्ट ने कुछ कहने के लिए माइक ऋचा की तरफ बढ़ा दी, लेकिन ऋचा क्या ही बोलती, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो खामोश ऐसे ही खड़ी रही। तभी वहां पर समर्थ आया और होस्ट के तरफ जाके कहा कि ऋचा नर्वस हो रही है। ये ऐसी सिचुएशन उसके जिंदगी में पहली बार हो रही है, इसलिए नर्वसनेस में वो कुछ बोल नहीं पाएगी, इसलिए अभी वो कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन बहुत जल्द सबके सामने ऋचा का इंट्रोड्यूस किससे करने का वादा कर समर्थ ऋचा के हाथ पकड़ नीचे उतर गया। सभी ने तालियां बजाई और सब बोलने लगे कि मिस आर ऋचा कितना टैलेंटेड है। के खैर वो दोनों नीचे आए और ऋचा अब भी समर्थ की तरफ ही देखी जा रही थी। मीडिया वाले लगातार ऋचा की फोटो खींचने लगे। सब जगह न्यूज फैल गई कि इन दिनों जो डिजाइन्स ट्रेंडिंग में चल रही है वो आखिर मिस ऋचा अरोरा की डिजाइन्स है। सब लोग ऋचा की तारीफ करने लगे। ऋचा समर्थ की तरफ ऐसा देखता पाकर समर्थ अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और ऋचा के एक गल को सहलाकर कहा, आज रात सब सवालों का जवाब दे दूंगा। ओक। फिर समर्थ ऋचा की मोम की तरफ देख कहा, माँ मैं आपको भी सब सच बता दूंगा, पर अभी के लिए मुझे ऋचा के साथ कुछ डिस्कस करना है। आप अभी घर जाइए, मेरा ड्राइवर आपको घर सेफली पहुंचा देगा। ओक माँ। उद्धरण चिन्ह।
ऋचा के माँ ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों के माथे को चुम वहां से चली गई। उसके बाद समर्थ ने ऋचा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर के तरफ ले गया। उसे कार में बिठाया और दोनों चले गए। उनकी कार जाके एक बीच के किनारे रुकी, दोनों बाहर आए और ऋचा अभी भी बस खामोशी से सब देख रही थी, क्योंकि वो समर्थ से नाराज थी कि समर्थ ने उसे कुछ नहीं बताया। दोनों बाहर आए तो वहां अंधेरा था। अचानक समर्थ वहां से गायब हो गया। ऋचा ने जब पीछे मुड़ के समर्थ को देखना चाहा तो उसे न देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी, समर्थ आप कहाँ चले गए? यहाँ मुझे अकेले छोड़कर। समर्थ आप सुन रहे हैं ना? समर्थ ने कोई आवाज नहीं लगाई। ऋचा आगे की तरफ बढ़ती गई और लगातार समर्थ को आवाज लगाती रही। ऋचा आके एक जगह रुकी और अचानक वाहन की लाइट ऑन हो गई। ऋचा नजर घुमाकर चारों तरफ देखा और उस जगह को देख वो शॉक रह गई। उस जगह को बहुत अच्छी से सजाया गया था, लाइट्स और फूलों से बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। सामने एक टेबल पर डिनर के लिए इंतजाम किया हुआ था। तभी ऋचा के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। ऋचा ये महसूस कर हैरान हो गई। ऋचा ने कभी ऐसी पल नहीं जीती, तो ऋचा हैरान परेशान खड़ी ही थी कि समर्थ उसके पास आके अपने दोनों घुटनों पर बैठ ऋचा के दोनों हाथ पकड़कर आंखों में नमी लिए हुए गया, ना होके भी करीब तू हमेशा पास था कि सो जन्म भी देखता। मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुवा तेरे हवाले कर दिया। समर्थ के जुबान से ये सुन ऋचा सुन वही खड़ी रही और समर्थ अपनी आंखों में नमी लिए ऋचा के माथे से अपना माथा जोड़ रोते हुए कहा, आई लव यू जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पल्स मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और ये कह समर्थ ने ऋचा को टाइट हक कर लिया। ऋचा की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि समर्थ भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो रोती हुई समर्थ की बाहों में खामोशी से खड़ी रही। समर्थ एक टाइट हक के बाद ऋचा से थोड़ा अलग होकर ऋचा के फेस को देखा जो रोने से लाल हो गई थी। ऋचा को रोते देख समर्थ को लगा कि ऋचा को ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने ऋचा के हाथों को पकड़ रोते हुए कहा, प्लीज जाना, मुझे गलत मत समझना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझसे दूर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर। समर्थ यही बोल पाया था कि ऋचा ने उसकी मुंह पर अपनी हाथ रखना में सर हिला दिया और बोली, खबरदार अगर आज के बाद मरने की बात की तो। समर्थ ने कहा, फिर तुम रो क्यों रही थी? ऋचा ने अपनी आंसू पोंछ कहा, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ समर्थ। आई कांट लीव विदाउट यू। ऋचा के मुंह से ये सुन समर्थ ने ऋचा के दोनों गालों को अपने हाथों से भर के कहा, क्या सच में जाना तुम सच कह रही हो? ऋचा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। समर्थ ने खुशी से उसे और ज्यादा टाइट हक कर लिया। दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गए, दोनों के दिल तेजी से डोल रही थी, दोनों के दिल आज सच में मिल चुके थे। 35 रोमांटिक नाइट और टाने का रोना। अब आगे समर्थ और ऋचा दोनों एक दूसरे के बाहों में खोसे गए। तभी समर्थ धीरे से उससे अलग हुआ और ऋचा को जी भर के देखने लगा। उसका प्यार आज मिल गया था, जिसके लिए उसने पिछले लाइफ में अपनी जान तक दे दी थी। वो आज बहुत खुश था। समर्थ ऋचा को देख ही रहा था कि उसकी नजर अचानक ऋचा के कांपते हुए होठों पर गए। समर्थ ऋचा के होठों तरफ देखने लगा। ऋचा भी समर्थ की तरफ देख रही थी। उसने भी महसूस किया कि समर्थ क्या देख रहा है। ऋचा ने शर्म से नजरें झुका लिया। समर्थ ने उसके फेस को ऊपर उठा के उसके आंखों में देख पूछा, ऋचा में आए? ऋचा ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो समर्थ मुस्कुराते हुए ऋचा को होठों पर अपने होठ रख दिए और प्यार से किस करने लगा। ऋचा भी समर्थ को किस बैक कर रही थी। ये एहसास पाकर समर्थ अब डीप किस करने लगा। दोनों की सांसों की आवाज वहां बीच में गुम हो गई। वहां पर बहती ठंडी हवा उन दोनों की मूवमेंट को और रोमांटिक बना रही थी। दोनों ने करीब 30 मिनट तक किस किया। जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो समर्थ ने ऋचा के होठों हल्का सा छोड़ा, लेकिन उससे पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ। दोनों ही अपने सांसों को संभालने लगे। जब दोनों थोड़ा नॉर्मल हुए तो समर्थ ने वहां पर रखी म्यूजिक सिस्टम पर एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर दी। उसने एक जेंटलमैन की तरह ऋचा की तरफ एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कैन यू प्लीज डांस विथ मी ब्यूटिफुल। ऋचा ने शर्माते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और समर्थ ऋचा के कमर को पकड़ अपने तरफ खींच लिया। ऋचा की बदन पूरी तरीके से समर्थ के बॉडी से चिपक गई। समर्थ ने ऋचा के कमर को दोनों हाथों से थामा हुआ था और ऋचा अपने दोनों बाहें समर्थ के गले के इर्द गिर्द लपेटे हुए थे। दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख आंखें बंद किए हुए सोन के डांस करने लगे। ये मूवमेंट उन दोनों के लिए आज बहुत खास था। दोनों ने काफी समय बिताया। ऋचा इस पल को यही रोक देना चाहती थी। उसने कभी ऐसा खूबसूरत पल जी नहीं थी। समर्थ को पाके वो बहुत खुश थी। फिर कुछ देर बाद समर्थ ने ऋचा डांस करते हुए ही पूछा, जाना नहीं खाओगी?
ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और समर्थ ऋचा का हाथ पकड़ उस डेकोरते किए हुए टेबल पर ले गया और खुद एक चेयर पर बैठ ऋचा को अपने गोद में खींच लिया। ऋचा समर्थ के गोद में जा गिरी। ऋचा ने हड़बड़ाते हुए कहा, समर्थ ये आप क्या कर रहे हैं? समर्थ उसके कमर को पके हुए कहा, जाना खाना आज मैं तुम्हें खिलौऊंगा अपने हाथों से, ओके। ऋचा की आंखों में नमी आ गई। उसको रोता देख समर्थ ने उसके गाल को सहलाकर पूछा, क्या हुआ जाना, तुम रो क्यों रही हो? ऋचा ने एकदम से समर्थ के गले लग गई और रोते हुए बोली, आई लव यू सो मच समर्थ, प्लीज मुझे आप कभी छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, पता नहीं इतना प्यार मैं आपसे कब कर बैठी, अब मैं आपके बिना एक पल जीना नहीं चाहती। ऋचा को रोता देख समर्थ उसके बालों को सहल कर चुनते हुए कहा, जाना मैं आपको कभी नहीं छोड़ जाऊंगा, मैं आपके बिना जिंदा ही नहीं बचूंगा, इसलिए तो पिछले जन्म में। ये कहते कहते वो रुक गया और खुद को दांतते हुए मन में बोला, ये क्या बोलने जा रहा था तू? फिर समर्थ बात बदलते हुए कहा, अब रोना बंद करो, देखो खाना भी ठंडा हो गया। फिर एक बाइट ऋचा की तरफ बढ़ा दिया। ऋचा ने भी मुंह खोल वो बाइट खा लिया। अब ऋचा ने भी समर्थ को खिलाया। दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे को खाना खिला दिया। कुछ देर बाद दोनों का खत्म हुआ और समर्थ ऋचा का हाथ पकड़ वही रेत में वॉक करने लगा। चांदनी रात में दोनों के चेहरे आज कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। समर्थ ऋचा को लेके वही रेत पर लेट गया और ऋचा को अपने सीने पर सुला लिया। ये फीलिंग उसे बहुत राहत दे रही थी। इतने दिनों की तरह बेचैनी आज जाके खत्म हुई थी। यहाँ तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन वो ही कोई था जो ना जाने कितनी ही देर से उन दोनों को अपनी जलते हुए निगाहों से देख रहा था। ये कोई और नहीं तने था जो उन दोनों का पीछा कर यहाँ पहुंच गया था। तने की आंखें गुस्से में लाल हो गई और आंखों में आंसू भी आ गए। आज उसका प्यार उससे बहुत दूर जा चुका था। आज उसे दिल में दर्द हो रहा था। जो कभी वो ऋचा को यही दर्द दिया था, आज उसे यही दर्द वापस मिल रहा था। शायद यही उसके लिए सजा होगी। खैर, तने उन दोनों को थोड़ी देर देख वहां से गुस्से से चला गया और अपनी कार तेजी से ड्राइव करने लगा। वो ड्राइव करते करते सोचते गया कि ऋचा मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है? क्या मैंने उसे इतना हर्ट किया कि आज उसने मुझे ही भुला दिया? नहीं, मैं ऋचा को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वो तो मुझसे बचपन से प्यार की थी ना, अब इतनी आसानी से मैं उसे भूलने नहीं दूंगा। अब तने को कौन बताए कि ऋचा का भी पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उसकी पिछले जिंदगी की कारनामे ऋचा को एक एक करके याद है। तने फिर गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहा, ये सब उस मीरा की वजह से हुआ है। न वो हमारे बीच गलत फहमी पैदा करती और न ही मैं ऋचा को हट करता। उस मीरा की तो मैं आज, कह के वो और तेज कार चलाए और सीधा अपने विला पहुंच गया। वो कार से उतरा और तेजी से मीरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजा झटके से खोला और सीधा जाके मीरा के बालों को अपनी मुट्ठी में भर के उसके चेहरे को ऊपर उठाया और नफरत से कहा, बहुत शौक है न लोगों के फीलिंग के साथ खेलने में, आज मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चल। कह के तने ने सीधा मीरा को बेड पर धकेल दिया, लेकिन अब भी मीरा के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। 36 समर्थ और ऋचा की बेहकता हुआ जिस्म। अब आगे तने ने मीरा को बेड पर पटक दिया और कहा, आज मैं तुम्हें अपनी दरिंदगी दिखाऊंगा। ये कह उसने मीरा के कपड़े को एक झटके में फाड़ दिया और मीरा के ऊपर किसी जानवर की तरह झपट पड़ा। मीरा ने रिक्वेस्ट करते हुए रोते हुए कहा, प्लीज तने मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। तने उसके मुंह को दबाते हुए कहा, और तुम्हारे वजह से ऋचा जो मुझसे दूर चली गई उसका क्या, और मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या? इसकी सजा तो मैं तुम्हें हर रोज दूंगा। कहकर फिर उसने मीरा के साथ जबरदस्त की। मीरा की हालत खराब हो रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट से अब खून निकल रहा था। कुछ देर बाद वो सह नहीं पाए और बेहोश हो गई, क्योंकि वो भूख और प्यास की वजह से कमजोर थी। लेकिन तने नहीं रुका। उसका गुस्सा, ऋचा को खोने का जो दर्द था, उसका फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह निकाल रहा था। पूरी रात वो मीरा के साथ वो सब करता रहा। आखिर में वो थक गया और मीरा को किसी गंदी चीज की तरह दूर झटक के वहां से चला गया। मीरा वही बेहोश पड़ी रही। अब उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। ऋचा और तने ऐसे एक दूसरे के बाहों में थे और ऋचा ने समर्थ से पूछा, समर्थ ये अवार्ड मुझे कैसे मिली? मतलब ये सब आपका ही किया हुआ है ना? समर्थ ने प्यार से उसके सर पर चूमते हुए कहा, जान मैं तुम्हें एक अच्छी मुकाम पर देखना चाहता था, क्योंकि तुम में वो काबिलियत थी, लेकिन तुमने अपने इस टैलेंट को कभी किसी के सामने नहीं लाए। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें स्केच बनाते हुए देखा तो तुमने मुझसे वो कॉपी छिपा दी। तब मुझे पता चला कि तुम कभी अपने आप से ये दुनिया के सामने नहीं लाओगी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम्हें पता है तुम कितनी टैलेंटेड हो जान, ऐसे क्यों अपने आप को छुपा के रखना हम।
ऋचा ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, समर्थ आप ना मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग की तरह हो, मेरी हर बात आप मेरे बिना कहे ही आप समझ जाते हो। ऋचा की आंखें भर आई। समर्थ ने ऋचा को रोते हुए देखा तो समर्थ ने उसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया। ऋचा के आंसू के बंडों को अपने होठों से छू पी लिया, फिर उसके फेस को पकड़ प्यार से कहा, जाना आज के बाद ये आंसू नहीं आनी चाहिए। हम। ऋचा ने हाँ में सर हिला दिया। समर्थ फिर धीरे धीरे ऋचा के होठों की तरफ बढ़ने लगा और ऋचा के होठों के अपने होठों से चुम लिया। समर्थ पहले तो सॉफ्ट किसेस कर रहा था, लेकिन ऋचा की करीबी उसे बहका रही थी। समर्थ ऋचा को नीचे लेता के खुद उसके ऊपर आ गया और उसे डीपली किस करने लगा। दोनों की गहरी सांसों की गूंज वहां बीच के हवा के साथ घूम रही थी। समुद्र का पानी दोनों को पैरों को कभी छूती और छू के फिर से लौट जाती। ये दोनों को काफी हद तक बहका रही थी। समर्थ धीरे ऋचा के गर्दन के तरफ आया और उसके गोरी गले को चूमने लगा। ऋचा समर्थ के पीठ को कस के जकड़ ली। समर्थ ऋचा को कभी बाइट करता तो कभी उसी जगह पर सक करता। दोनों को होश नहीं रहा कि वो इस वक्त कहाँ है। समर्थ ऋचा की कमर को सहेलता रहा। ऋचा मचलती हुई उसकी पीठ एक कर्व में बेंड हो रही थी। समर्थ उसे और प्रेस के साथ उसे डीप किस कर रहा था। वो दोनों अपने में ही मगन थे कि ऋचा का फोन रिंग हुआ। फोन की आवाज सुन दोनों होश में आए और दोनों की आंखें खुल गई और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते रहे। समर्थ की आंखें में आज कुछ अलग ही नशा छाया हुआ था। ऋचा की आंखों में शर्म की नशा थी। दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देखते रहे। समर्थ अपने सांसों को काबू कर ऋचा के माथे से अपना माथा जोड़ के कहा, जाना चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। ऋचा ने हाँ में सिर हिला दिया और समर्थ उसे अपने बाहों में उठा लिया। ऋचा ने समर्थ से कहा, समर्थ मैं चल सकती हूं ना, प्लीज नीचे उतार दीजिए। समर्थ ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, जाना, मेरे रहते हुए अपने इस नन्हे पैरों को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। हम। ऋचा उसे देखती ही रह गई। उसे अपने किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना प्यार करने वाला कोई उससे मिल सकता था। ऋचा ने अपना सिर समर्थ के सीने में घुसा ली। समर्थ ये देख मुस्कुरा दिया और अपने कार की तरफ चला गया। समर्थ ने ऋचा को कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। फिर कुछ सोचकर उसने ऋचा को अपने गोद में खींचकर बिठा लिया और ऋचा के सिर को अपने सीने में छिपा लिया। ऋचा ये देख समर्थ को देखने लगी और उससे बोली, समर्थ आप ये क्या कर रहे हैं? समर्थ ने उसके सिर को अपने सीने में फिर छुपा के कहा, जाना बस ऐसे ही रहो, और वो ड्राइव करने लगा। ऋचा समर्थ को अकी से कस के हक कर ली और उसके सीने में अपना फेस छिपा ली। कुछ देर बाद वो लोग ऋचा के घर पहुंच गए थे। ऋचा कार में ही सो गई थी। समर्थ कार से ऋचा को गोद में लिए हुए उतरा और अंदर जाने लगा। ऋचा की मोम उनका ही इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने समर्थ को ऋचा को गोद में लाए हुए देखा तो वो चिंता से पूछी, बेटा ऋचा को क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? समर्थ ने कहा, माँ ये बस कार में ही सो गई थी, इसलिए मैंने इसे जगाना सही नहीं समझा और गोद में ही ले आया। आंटी आप ऋचा का कमरा कौन सा है बता देंगी? ऋचा की मोम ने ऋचा का कमरा दिखाया और समर्थ ऋचा को लेके उसके कमरे में चला गया। उसने धीरे से ऋचा को बेड पर लिटा दिया और उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगा। समर्थ ने वैसे ही ऋचा को हक कर लिया और उसके सीने में सर रख लिया। उसे इस वक्त एक अलग सुकून महसूस हो रही थी। वो ऋचा को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। समर्थ ने ऋचा के सिर पर किस करते हुए कहा, जाना अब और नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। ये कह उसने हल्के से ऋचा के होठों को छू लिया और जाने के लिए जैसे ही उठा, ऋचा के हाथ उसके कॉलर पर कसी हुई थी, जैसे वो खुद से समर्थ को दूर करना नहीं चाहती थी। समर्थ ने उसके हाथ को चूम लिया और उसके हाथों को धीरे से हटा के बेड पर रख दिया और रूम से चला गया। 37 टाने इन ऋचाज बेडरूम। अब आगे। समर्थ ऋचा के रूम से गया और नीचे बैठी ऋचा के मोम को गले लगा लिया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसका प्यार उसे मिल चुका था, इसलिए उसने ऋचा के मोम को गले लगाए और कहा, माँ आप अभी तक सोई नहीं? ऋचा के मोम ने कहा, कैसे सोती बेटा, मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही थी। और आज जो अवार्ड फंक्शन में हुआ वो क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ऋचा इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती है? उद्धरण चिन्ह। समर्थ उनकी बात सुन प्यार से उनके हाथ को पकड़ के कहा, माँ इसमें ऋचा की कोई गलती नहीं है। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आज उसे ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है। वो एक्चुअली में ही उसके स्केच बुक को चोरी कर मेरी दोस्त दिव्या को दे दिया था ऋचा की हुई डिजाइन्स बनाने के लिए, और वो डिजाइन सबको बहुत पसंद आया। और आपको पता है अब ऋचा की डिजाइन्स ट्रेंडिंग में चल रही है, इसलिए ऋचा को बेस्ट डिजाइनर अवार्ड मिला है। उद्धरण चिन्ह। ऋचा की मोम शौक से अपनी आंखें बड़ी करके समर्थ को देख रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था
कि ऋचा ऐसा भी छुप के डिजाइन्स बनाती थी। समर्थ ने उनको कहा, माँ ऋचा बहुत टैलेंटेड है, मैं उसकी टैलेंट को बाहर लाऊंगा, वो अपना सपना जिएगी। और आप उनकी हिम्मत हो, आप कभी उसे हिम्मत मत होने देना माँ। ऋचा की माँ की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, बेटा उसकी हिम्मत तो तुम हो, तुम्हारे वजह से आज वो यहाँ पहुंची है, नहीं तो वो ऐसे ही छुप के रहती। तुम हो जो उसके टैलेंट को पहचान और उस पर विश्वास किया। तुम उसकी ताकत बन के रहना। मेरा क्या भरोसा, मेरी भी उम्र हो रही है, कभी किसी दिन नहीं रही तो ऋचा का ख्याल रखना बेटा, मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। समर्थ ने ये सुन झट से ऋचा के मोम को गले लगा के कहा, ये आप कैसी बात कर रही है माँ? मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा और उसका ख्याल भी रखूंगा, साथ में आपका भी। सो ये बेकार की बातें कि आपको कुछ हो जाएगा, आज के बाद कभी नहीं कहिएगा, ओके? ऋचा के मोम ने हाँ में सर हिलाया और समर्थ ने पूछा, आपने खाना खाया? ऋचा की मोम ने कहा, नहीं, मैं तो तुम लोगों का वेट कर रही थी। समर्थ ने कहा, चलिए आज मैं आपको खाना खिलाऊंगा। ये कह उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले गया और उन्हें प्यार से खाना खिलाने लगा। दूसरी तरफ तने के विला में वो इस वक्त अपने रूम में शर्टलेस बेड पर पड़ा था और ऋचा और समर्थ की नजदीकी उसे याद आ रही थी। उसने अपने मुट्ठी कस ली और कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया ऋचा, तुम मुझे नहीं भूल सकती। अब जब मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ तो तुम किसी और के पास चली गई। ऐसे कैसे तुमने मुझे भुला दिया ऋचा? अब मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, तुम मुझे महसूस करोगी, मेरी नजर तुम पर ही बनी रहेगी, लेकिन उसके लिए मुझे उस समर्थ को रास्ते से हटाना होगा। उद्धरण चिन्ह। वो यही बोल रहा था कि उसके पास एक सर्वेंट आया और बोला, सर मीरा मैम की हालत ठीक नहीं है। मैं जब रूम साफ करने गया तो वो बेजान सी बेड पर पड़ी है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, कहीं उन्हें कुछ। उद्धरण चिन्ह। तने ये सुन गुस्से से उठा और मीरा के रूम में चला गया और जाके उसको चेक किया। ज्यादा ब्लीडिंग होने वजह से उसका चेहरा पिला पड़ गया था और उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। क्योंकि तने खुद एक डॉक्टर था, उसने तुरंत मीरा की ट्रीटमेंट शुरू कर दी और मीरा की तरफ देख नफरत से देख दांत पीस के कहा, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम हर रोज ऐसे ही दर्द से तड़पोगी जब तक मुझे ऋचा मिल नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं ऋचा से दूर हो गया। तुम्हें मैं चाहिए था ना, इसके वजह से तुमने हम दोनों को अलग किया था, तो यही सही। फिर टेढ़ी स्माइल कर कहा, अब हर रोज तुम मुझे पाओगी और हर रोज तुम्हारी यही हालत होगी, डियर मीरा। तने फिर वहां से बाहर चला गया और किसी को फोन किया और कुछ बात करके फोन रख दिया और कहा, समर्थ तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, और शैतानी हंसी हंसने लगा। फिर वो कुछ सोच कार लेके निकल गया और जाके सीधा ऋचा के घर के थोड़ी दूरी पर कार रोक दी। वो कार से उतरा और ऋचा के घर के तरफ जाने लगा। जब वो गया तो उसे एक कार उसके घर के सामने खड़ा पाया। ये देख तने गुस्से में कहा, हो न हो ये समर्थ की ही कार है, इसे तो मैं। फिर अपने गुस्से को काबू कर वो छुपके से बैकग्राउंड से होते हुए पाइप चढ़कर ऋचा के रूम तक पहुंच गया और से वो बलकोनी से ऋचा के रूम में घुसा और सोती हुई ऋचा को किसी सनकी की तरह देखने लगा। रूम की लाइट्स ऑफ थी, फिर भी बाहर से आती हुई चांद की रोशनी में ऋचा की स्किन चमक रही थी, वो स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। धीरे धीरे तने उसके पास पहुंचा और उसके पास बेड पर बैठ गया। वो धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाकर ऋचा के गाल को छू लिया और ये एहसास तने को बहुत अच्छा लग रहा था। वो हल्के से उसके तरफ झुका और उसके बालों की खुशबू महसूस करने लगा। वो आंखें बंद कर ऋचा की एहसास में खो रहा था। ऋचा गहरी नींद में थी, फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे छू रहा है। वो हल्के से कसमसाने लगी। तने ये देख होश में आया और फिर ऋचा को ठपकी देने लगा ताकि ऋचा फिर सो जाए। उसने ऋचा के माथे को चूम लिया। वो धीरे से बोला, कितना सुकून है तुम्हारे पास ऋछु। मैं कहाँ भटकता रहा, जो सुकून मेरे पास हमेशा थी मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा। तुम मुझे ऐसे नहीं भूल सकती और इसके लिए समर्थ को हमारे बीच से हटना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं समर्थ की कभी याद नहीं आने दूंगा। तुम हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहोगी ऋछु। ये कह उसने ऋचा को गले लगा लिया। तभी रूम के बाहर किसी की आहट हुई और तने जाके कर्टन के पीछे छुप गया और रूम में समर्थ आया और आके ऋचा के माथे को चूम के कहा, जाना, मैं अब जा रहा हूँ, मैंने माँ को खाना खिला के सुला दिया है, तुम भी आराम से सो जाओ, ठीक है। फिर समर्थ ऋचा के होठों को चूम वहां से चला गया। तने ने जब समर्थ को ऋचा के होठों को चूमते हुए देखा तो उसने गुस्से से एक मुक्का दीवार पर मार दी और उसके हाथ से खून निकलने लगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ये। फिर वो ऋचा की तरफ देख कहा, तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी ऋछु, किसी और आदमी के करीब जाने की, और वो भी हमारी शादी के बाद। अब मैं तुम्हें सजा देके फिर से मुझे नफरत करने की वजह नहीं दे सकता।
और ये कह वो भी वहां से चला गया। 38 तने किस ऋचा। अब आगे। तने वहां से गुस्से से चला गया और अब भी उसके हाथ से खून बह रही थी। वो कार में बैठा और विला चला गया। वो विला पहुंचा और सीधा अपने रूम में जाके वॉशरूम में घुस गया। वो आंखें बंद कर शावर के नीचे वो ऋचा को महसूस करने लगे। वो आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेते हुए ऋचा को इमेजिन करने लगा। उसने धीरे से मधोसी में आंखें खोली तो उसके सामने ऋचा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। तने उसे देख झटके से अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को बिना रुके किस करने लगा। वो ऋचा को वाल से सता दिया और ऋचा के दोनों हाथों को ब्लॉक करके उसे बेतहास चूमने लगा। उनकी सांसें गहरी होती जा रही थी। तने ने ऋचा को पलट दिया और अब उसके गोरी पीठ को पागलों की तरह चूमने लगा। तने इस वक्त किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था। तने ने ऋचा की कपड़े उतारनी शुरू कर दी। वो अपने हदें पार करने ही वाला था कि अचानक उसके फोन की घंटी बाजी। तने की आंखें खुल गई और अब वो वॉशरूम में ऋचा को ढूंढने लगा। वो चिल्लाए रहा, ऋचा कहाँ हो तुम? अभी तो यही थी तुम जान, प्लीज सामने आओ, देखो मुझे यूं न तड़पाओ जान। एक बार फिर उसकी फोन बजने की आवाज आई। उसे महसूस हुआ कि उसने ऋचा को इमेजिन कर लिया था कि वो यहाँ है। उसने अपना सर पकड़ अपने बाल खींच के बोला, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तुम पागल कर रही हो जान। उसका फोन बार बार बज रहा था, इसलिए उसने झट से कॉल पिक की और दूसरे तरफ से एक लेडी की आवाज आई जो तने से कह रही थी कि तने बेटा कल तुम घर आओगे न? देखो कल दिवाली है, सो प्लीज घर आ जाना बेटा, सुन रहे हो एन तुम? उद्धरण चिन्ह। तने ने सिर्फ हमम कहा और कॉल कट कर दिया। वो औरत कोई नहीं तने की मोम थी जो उसे घर बुला रही थी। तने तो अब किसी अलग ही टेंशन में जूझ रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऋचा का ख्याल उसे पागल बना रही थी। वो गुस्से में उठा और कमर पर टॉवल लपेट वैसे ही जाके बेड पर लेट गया। उसकी हाथ से अब भी खून निकल रहा था, लेकिन उसको उस चोट से जैसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। वो बेड पर लेते लेते अपने फोन में ऋचा की फोटो निकाल ली और उसे देखने लगा। उसके दिल में दर्द हो रहा था। वो तड़प रहा था। शायद यही तने की सजा थी। अभी तो इस सजा की शुरुआत हुई है, उसे तो बाद में और तड़पना था, जैसे ऋचा तपी थी उसके लिए। तने की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए ऋचा के फोटो को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ समर्थ के चेहरे में आज अलग ही नूर था। वो मुस्कुराए जा रहा था। वो भी अपने विला जाके फ्रज हो आया और ऋचा को फोटो को हक करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह ऋचा की नींद खुली। वो एक मुस्कान के साथ उठ के बैठी और धीरे अपनी आंखें खोल ली। वो अपनी आंखें मसलते हुए खुद को देखा तो पाया वो अब भी कल की ड्रेस पहने ही सो गई। तब उसे याद आया कि कल तो वो कार में ही सो गई थी। वो खुद ही अपने सर पर चपत लगा के कही, क्या यार ऋचा, तुम्हारी नींद इतनी गहरी कैसे हो सकती है? फिर खुद ही बोली, लेकिन आज तक तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे कभी ट्रैवल करते वक्त नींद नहीं आई। फिर कल क्यों? फिर मुस्कुरा के बोली, शायद इसलिए क्योंकि मैं कल समर्थ की बाहों में थी। फिर अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से छुपा के शर्माते हुए कहा, समर्थ तुम कितनी केयरिंग हो, मैं तुम्हारे प्यार में पल पल और पड़ती जा रही हूँ। फिर वो उठ खड़ी हुई और सीधा नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आए और अपने मोम के पास चली गई। उस वक्त ऋचा की मोम किचन में काम कर रही थी और ऋचा जाके अपने मोम को पीछे से हक करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मोम। ऋचा की मोम ने भी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश की और बोली, उठ गई मेरा बच्चा। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मोम समर्थ कल कब गया घर से? ऋचा की मोम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो अपनी नींद में गुम थी ना, बेचारे ने मुझे खाना खिला के चला गया, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए, ऋचा की माँ ने नौटंकी करते हुए कहा। ऋचा ये सुन बोली, आई एम सॉरी मोम, मैं कब कार में सो गई पता ही नहीं चला, सिर्फ कल ही तो मैंने आपके साथ डिनर नहीं किया है, प्लीज माफ कर दीजिए। ऋचा के मोम ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चल नाश्ता कर ले, आज ऑफिस बंद है न दिवाली की वजह से। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि आज वो समर्थ को देख नहीं पाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वहां समर्थ आया और ऋचा के मोम को हक करके उनके फोरहेड पर किस करके गुड मॉर्निंग विश किया। ऐसे अचानक समर्थ के आवाज सुन दोनों हैरान हो गई। फिर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। समर्थ ने जाके ऋचा को भी माथे पर किस करके गुड मॉर्निंग विश की और ऋचा तो अचानक किस करने से अपने मोम के सामने शर्मा गई क्योंकि अभी तक उसके मोम को समर्थ और उसके बारे में पता नहीं था। फिर हिचकिचाते हुए ऋचा ने भी गुड मॉर्निंग विश की और ऋचा की मोम ने समर्थ के लिए भी नाश्ता निकाल दिया। उन्होंने कहा, बेटा लो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। समर्थ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और खाने लगा।
अचानक ऋचा को खांसी आने लगी और वो टेबल के नीचे देखने लगी क्योंकि समर्थ ने उसके एक हाथ को पकड़ रखा था और सहला रहा था, जिससे ऋचा अपने मां के सामने घबरा गई और खांसी आने लगी। समर्थ ने जल्दी उसे पानी पिला के उसके पीठ को रब करने लगा। ऋचा की मोम ये देख मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्हें भी कुछ कुछ समझ आ रहा था। तीनों ने नाश्ता खत्म की और समर्थ ने ऋचा से कहा, ऋचा प्लीज रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है। ऋचा ने कहा, पर समर्थ आज तो ऑफिस नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने कहा, हाँ मेरी जान, लेकिन फिर भी चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। समर्थ की बात सुन ऋचा उसे घूरने लगी और बोली, समर्थ आपकी सरप्राइज न मुझे हार्ट अटैक देते देते रुकती है, अब तो सरप्राइज का नाम सुनते ही मुझे कुछ होता है। समर्थ ने कहा, अरे बाबा अब जाओ भी रेडी हो जाओ। ऋचा रेडी होने चली गई और समर्थ ऋचा की मोम से बात करने लगा। दूसरी तरफ तने की भी आंखें खुली और वो सलीम को घूरने लगा। वो खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लगा। उसके दिल की बात समझने वाला भी कोई नहीं था। उसे ऋचा की कमी खल रही थी। वो दीवानों की तरह ऋचा की फोटो देखी और उसमें ही वो सनकी की तरह किसेस करने लगा, जैसे वो ही ऋचा हो। फिर वो उस फोटो को ही स्माइल कर गुड मॉर्निंग विश की और उठ के वॉशरूम चला गया। वो वॉशरूम से आया और रेडी होके मीरा को चेक करने चला गया। मीरा को थोड़ी देर पहले ही होश आया था। तने जाके उसको चेक की और एक इंजेक्शन लगा दिया और मीरा की तरफ देख टेढ़ी स्माइल कर बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ, और भी पनिशमेंट देनी है ना। मीरा तो तने को देख के ही डरने लगी। मीरा अपने कर्मों का फल भुगत रही थी। खैर तने भी मीरा को चेक कर बाहर निकल गया। क्योंकि आज दिवाली थी तो वो कुछ शॉपिंग करने चला गया, क्योंकि वो आज ऋचा को मिलने जाने वाला था। दूसरी तरफ ऋचा रेडी होके आई और समर्थ उसे देखते ही रह गया। ऋचा ने व्हाइट जीन्स के साथ एक क्रॉप टॉप पहना था, जिसके वजह से उसके गोरी पतली कमर दिख रही थी। बालों को खुला छोड़ दिया था और हल्की सी मेकअप और लिप्स पर सिर्फ लिप बॉल लगाया था। और जब वो हंसती थी तो गाल में डिंपल पड़ती थी और उसके नोज में नोज रिंग। ऋचा तो आज कहर ढा रही थी। समर्थ उसे देख खो गया। ऋचा आके समर्थ को हिलाते हुए कहा, समर्थ आप कहाँ खो गए, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये कह उसने मुंह फुला लिया। समर्थ ने उसके नोज पे किस करके कहा, अरे मेरी जान आप बहुत खूबसूरत लग रही है, पर आपको इस नजर से देखने का हक सिर्फ मुझे ही है। उसके अचानक किस करने से ऋचा हड़बड़ी में अपने मोम की तरफ देखा। कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया, लेकिन थैंक गॉड वो कहीं और देख रही थी। ऋचा ने राहत की सांस ली और समर्थ के कंधे पर टैप के हल्के से मारी। समर्थ हंसने लगा और उसके हाथ को पकड़ बाहर ले चला गया और जाते जाते ऋचा की मोम को कहा, मोम हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। दोनों बाहर चला गया और कार में बैठ वहां से सीधा शॉपिंग मॉल पहुंचे। ऋचा ये देख पूछी, समर्थ हम यहाँ क्यों आए हैं? समर्थ ने उसके बाल को सहल कर कहा, जान हम यहाँ शॉपिंग पर आए हैं, मेरी जान को दिवाली गिफ्ट भी तो देनी है ना। ऋचा ने कहा, पर समर्थ मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज चलो। समर्थ को गुस्सा आया और बोला, जान तुम क्या मुझे अभी भी अपना नहीं समझती? तुम्हारे और माँ के बिना मेरा है ही कौन? और तुम भी ये सब कह के मुझे हट कर रही हो। ऋचा ये सुन खामोश हो गई और बोली, समर्थ मैंने ऐसा नहीं कहा, पर आपके पैसे मैं ऐसे नहीं ले सकती ना। समर्थ ने गहरी सांस छोड़ कहा, जान तुम मेरी जान हो और ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हर जरूरत और खुशी का ख्याल रखूं। ओके अब ज्यादा बहस नहीं, चलो। ये कह समर्थ ऋचा को अंदर ले गया। उनके जाते ही सब स्टाफ उनके खातिरदारी में लग गए। एक सेल्स गर्ल आगे आई और समर्थ ने कहा, मैम को सबसे अच्छी और यूनिक ड्रेस दिखाओ। सेल्स गर्ल्स ऋचा को लेके अंदर चली गई और समर्थ वो ही बैठ के शॉप्स पर नजर दौड़ी और उसकी नजर एक साड़ी पर रुक गई। उसे वो साड़ी बहुत पसंद आई और वो ऋचा को उसमें इमेजिन करने लगा। वो उठ के उस शॉप में चला गया और उस साड़ी को पैक करने को बोला। उसने वो साड़ी ली और ऋचा का वेट करने लगा। ऋचा थोड़ी देर बाद आई और इस वक्त उसने एक गाउन पहना हुआ था जो लाइट ब्लू कलर का था। उस पे वो रंग बहुत जच रहा था, स्लिम फिट था और उसकी नेक डीप थी। समर्थ उसे देख पल के झपकना भूल गया। ऋचा को देख कोई और भी था जो उसे देख खो गया। वो तनय था जो शॉपिंग करने आया था। वो ऋचा को देख खो गया। समर्थ ऋचा के पास गया और उसके कमर को पकड़ करीब खींच लिया। ऋचा शर्मा गई और बोली, समर्थ ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ लोग हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, प्लीज छोड़िए ना। उन दोनों की वो करीबी तने देख नहीं पा रहा था। उसके हाथ में एक कांच का शोपीस था। उसने वो कस के पकड़ लिया और उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसके उसी हाथ से खून निकल रहा था जिस हाथ में उसे कल चोट लगी थी। उसके आंखों से भी आंसू बह गया। उसका दिल जल रहा था।
फिर कुछ सोच वो मुस्कुरा दिया और एक ड्रेस खरीद ली और वो पैक कर ली। समर्थ ने ऋचा के लिए और ड्रेस ली और सब पैक करवा ली। और दोनों आगे जा ही रहे थे कि एक आदमी से टकरा गए। इसके वजह से समर्थ के हाथ से शॉपिंग बैग्स नीचे गिर गए और उस आदमी ने झुक के वो शॉपिंग बैग उठा के समर्थ को पका दी और सॉरी कहते हुए चला गया। समर्थ और ऋचा भी बाहर चले गए। वो दोनों जब गए तो वो आदमी टेढ़ी मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं जो तनय था। उसने कैप से और फेस मास्क से अपना चेहरा छुपा लिया था, इसलिए समर्थ और ऋचा उसे पहचान नहीं पाए। तनय ऋचा को देख बोला, दिवाली गिफ्ट तो मैंने दे दी ऋछु, अब तुम आज वही पहनोगी जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। ओके जान। ये कह वो चला गया। 39 क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अब आगे। समर्थ ऋचा को लेके उसकी कंपनी की बिल्डिंग में आया और उसे लेके अंदर जाने लगा तो पिया ने कहा, समर्थ हम यहाँ क्यों आए हैं? आज तो ऑफिस नहीं है न, और देखिए शाम भी होने वाली है, शॉपिंग करते करते बहुत देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। समर्थ उसे लेके अंदर चला और कहा, बस चलो तुम चुपचाप। ये कह समर्थ उसे लिफ्ट में लेके चला गया और उसके फ्लो का बटन दबा दिया। कुछ सेकंड में ही वो लोग वहां पहुंच गए और समर्थ ऋचा का हाथ पकड़ लिफ्ट से बाहर निकला। समर्थ ऋचा को लेके एक अलग केबिन में जाने लगा तो ये देख ऋचा ने पूछा, समर्थ हम कहाँ जा रहे हैं? आपका केबिन तो उधर है न? समर्थ ने कुछ नहीं कहा, बस चलता रहा और जाके उस केबिन के अंदर चला गया। वो केबिन बहुत बड़ा था, एक हॉल की तरह। ऋचा उस हॉल को देखने लगी तो समर्थ उसे पीछे से हक कर बोला, जाना तुम्हारे सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ अपनी फैशन डिजाइन कर सकती हो, ये अब से तुम्हारा है, तुम जैसे चाहे यहाँ अपने काम कर सकती हो। ओके बच्चा। ऋचा ये सुन शौक होके बोली, पर समर्थ आपने ये सब क्यों किया? मैं खुद करना चाहती थी ना। तो समर्थ ने उसके सर पर किस करके बोला, जाना ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है तुमने? तुम अब भी मुझे अपना नहीं पे होना। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता, इसलिए मेरे फ्लो पर ही तुम्हें यहाँ केबिन दिला दिया। अब और कुछ मत कहना वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये बोल उसने अपना मुंह बना लिया। तो ऋचा ने पीछे मुड़ उसके गाल पर एक हाथ रख बोली, समर्थ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर ऋचा ने प्यार से समर्थ के गाल पर किस कर दी। ये देख समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, जाना क्या मैं बच्चा हूँ जो गाल पर किस दे रही हो? मुझे तो यहाँ चाहिए। ये कह उसने अपने लिप्स पर उंगली रख दी। ऋचा ये देख शर्मा गई और समर्थ से दूर जाने लगी तो समर्थ ने उसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींच ली तो ऋचा जाके सीधा समर्थ के सीने से टकरा गई। समर्थ ने ऋचा के फेस को ऊपर उठाया और उसके आंखों में देख धीरे से उसके होठ ऋचा के होठ से मिला दिया और आंखें बंद कर किस करने लगा। ऋचा ये महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों से एक एक कतरा आंसू बह निकला, शायद वो कुछ बहुत गहरी बात सोच रही थी। ऋचा ने रोते हुए समर्थ के किस को रेस्पॉन्स की और उसे जोर से हक कर लिया। समर्थ ये महसूस कर ऋचा को दीवार से सता दी और ऋचा के दोनों पैरों को अपने कमर पे लपेट ली और डीप किस करने लगा। करीब 30 मिनट तक दोनों किस करते रहे जब तक उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। 30 मिनट बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा और गहरी गहरी सांस लेने लगे। समर्थ ने उसके सिर को ऋचा के सिर से जोर कहा, जाना अब और कंट्रोल नहीं होता, प्लीज जल्दी से मेरी बन जाओ। ऋचा ये सुन शौक हो गई और हक लाते हुए बोली, समर्थ ये आप क्या कह रहे हैं? तो समर्थ ने बोला, जाना हम जब शादी करेंगे तब एक ही होंगे ना? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? ऋचा ये सुन नजरें चुराते हुए बोली, समर्थ अभी तो हमने अपने प्यार का इजहार किया है, एक दूसरे को अकी से जान पहचान ले, थोड़ी टाइम तो लेनी चाहिए न शादी में। समर्थ ने ऋचा का चेहरा अपने तरफ कर बोला, क्या हुआ जाना, तुम ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? ऋचा ये सुन हड़बड़ी में बोली, अरे समर्थ मैं क्या कुछ छुपाऊंगी? और वो बात बदलते हुए बोली, वैसे समर्थ ये दिया यहाँ क्या कर रही है? तो समर्थ भी उसके बात से भटक गया और बोला, ओ हाँ मैंने ये सारी दिया यहाँ जलाने के लिए मंगवाया है, क्योंकि तुम एक नई शुरुआत करने वाली हो तो चलो आज दिवाली के दिन इन दियों को जला के हमारे जिंदगी में रोशनी और खुशी का वेलकम करते हैं। ऋचा समर्थ की बात सुन उसे देखती रही। वो सोचने लगी कि समर्थ आपका सोच कितना अच्छा है, काश मैं आपके साथ हमेशा रह पाती। ये सोच वो इमोशनल हो गई और अपनी आंसू को छुपा के उसने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। फिर वो जाके दियों को अरेंज करने लगी। समर्थ भी उसकी हेल्प कर रहा था और वो ऋचा को थोड़ा थोड़ा तंग भी कर रहा था। क्योंकि शाम होने को थी तो दोनों ने जल्दी जल्दी अपना काम करने लगे, क्योंकि उन्हें घर भी जाना था अपने मोम के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने।
तो समर्थ और ऋचा दोनों ने दियो को पूरे हॉल में जलाना शुरू किया। समर्थ धीरे से ऋचा के पास जाके उसे पीछे से हक करके बोला, जाना चलो दोनों साथ में करते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ ही दियो को जलाया और आज ऋचा को बहुत खुशी मिल रही थी। सब दिया लगाने के बाद ऋचा समर्थ की तरफ मुड़ी और समर्थ को एक टाइट हक कर ली। यही वो इंसान है जिसके वजह से ऋचा हर पल हर लम्हे को जी रही है। ऋचा ने कहा, समर्थ आप इतने अकी क्यों है? समर्थ ने कहा, जाना इसमें अच्छा होने वाली क्या बात हुई? ऋचा ने ना में सर हिलाया और बोली, चलिए घर चलिए, मोम भी इंतजार कर रही होगी ना। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और उसके हाथ को पकड़ बाहर जाने लगा। ऋचा जब बाहर आए तो उसने देखा सारा कंपनी दियो से जगमगा रही है। उसे इतना ज्यादा वहां सुकून मिला ना कि उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ऋचा ने धीरे से समर्थ के कंधे पर अपना सर रख ली और पूरे कंपनी को देखने लगी। समर्थ ऋचा को खुश देख वो भी खुश था और उसे एक झटके में अपने गोद में लेके बाहर जाने लगा। ऋचा ने भी अपने दोनों बाहें समर्थ गले में डाल ली और अपना सिर समर्थ के सीने में छुपा ली। समर्थ ये देख प्यार से उसके सिर को चूम लिया और दोनों कार में बैठ चले गए। दूसरी तरफ तनय भी टेढ़ी स्माइल कर रेडी हो रहा था। चफौटी, ऋचा ही आपकी बहू बनेगी। अब आगे। तनय टेढ़ी मुस्कुरा के रेडी हो रहा था। उसने मिरर में खुद को देखते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ रिछू, तुम्हारा तनय तुम्हारे पास आ रहा है। अब इंतजार नहीं होता मुझसे। ये कह वो रेडी हुआ और सीधा रायजादा मेंशन चला गया क्योंकि उसकी माँ कल से फोन करके उसे बुला रही थी। वो मेंशन पहुंचा और अंदर चला गया और लिविंग रूम में ही उसके मोम डैड सोफे पर बैठ बात कर रहे थे। उन्हें देख तनय जल्दी से उनके पास गए और उनके पैर छू के ग्रीट किया। तनय की मोम अपने बेटे को देख जल्दी से गले लगा लिया और बोली, बच्चा तुम घर क्यों नहीं आ रहे? ये तुम्हारा ही तो घर है। हम बूढ़े माँ बाप को छोड़ तू अलग रहता है, बुरा नहीं लगता हमारे लिए? ये कह उन्होंने मुंह फुला लिया। तो तनय ने उन्हें प्यार से उनके गाल को छू के बोला, माँ मैं जल्दी ही आऊंगा आपकी बहू को लेके, सो तब तक आप इंतजार कर लीजिए। तनय की मोम ये सुन खुश होते हुए बोली, क्या सच में? बट बेटा मुझे वो मीरा बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज कोई अच्छी लड़की को क्यों नहीं डेट करता तू? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ऋचा पसंद है। पार पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, तुम भी नहीं बताते। तनय ये सुन कहा, आप जो चाहती है वही होगा मोम, आपकी घर की बहू सिर्फ ऋचा ही बनेगी। तनय की मोम ये सुनते ही खुश हो गई और बोली, क्या सच में? सच में ऋचा मेरी बहू बनेगी? तब तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा। चल अब मेहमान आ रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें वेलकम करो। दूसरी तरफ ऋचा और समर्थ भी ऋचा के घर पहुंच गए और समर्थ अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स लेते हुए अंदर गया। घर के अंदर पूरी सजावट की गई थी। ऋचा ये देख हैरान हो गई और ये देख समर्थ ने कहा, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही ये सजाने के लिए कहा था। अब ज्यादा मत सोचो और जाओ, जाके फ्रेश होके रेडी हो आओ जल्दी। और मैंने तुम्हारे लिए आज पहन के लिए एक अलग से स्पेशल ड्रेस रखी है, वही पहनना ओके? ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। समर्थ ऋचा के मोम के पास गया और किचन में उनकी हेल्प करने लगा। ऋचा के मोम ने कहा, अरे बेटा क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगी ना, सिर्फ मिठाई ही तो बना रही हूँ। तुम ना मुझे इस उम्र में बिगाड़ रहे हो बेटा, कुछ काम ही करने नहीं देते। ये सुन समर्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ कोई काम करे। अब आप चलिए, आप भी रेडी हो जाइए। ये कह समर्थ ने उन्हें भी रेडी होने भेज दिया। नीरज भी यही आने वाला था तो समर्थ ने जिया को भी यही लाने के लिए कह दिया। नीरज ने बताया, सर जिया को आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि वो अपने घर में थोड़ा टाइम स्पेंड करके आएगी, सो हम थोड़ी देर से ही आएंगे। फिर उसके बाद समर्थ भी रेडी होने चला गया। ऋचा नहा के आए और वो शॉपिंग बैग्स देखने लगी। वो बोली, समर्थ ने कहा था कि इसमें से एक अलग स्पेशल गिफ्ट रखी है, तो मैं वही पहनी। आखिर वो कौन सी बैग है? ये कह वो बैग्स देखने लगी। तभी उसके नजर एक बैग पर गई जहां ऊपर ही लिखा था, फॉर माई ब्यूटीफुल जान। ये देख ऋचा ने समझा वही बैग होगा तो वो उस बैग में से ड्रेस निकालने लगा और उसमें से एक बहुत सुंदर सी डार्क ग्रीन कलर की साड़ी निकली। ऋचा ये देख खुश हो गई क्योंकि ऋचा को ये रंग बहुत पसंद थी। ऋचा ने सोचा, समर्थ को मेरे फेवरेट कलर के बारे में भी पता है और कितना रोमांटिक है वो। ये कह ऋचा शर्माने लगी और साड़ी पहनने लगी। कुछ देर बाद ही ऋचा रेडी हो गई। उसने अपने बाल को खुला ही छोड़ा था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। सिंपल सी बिना मेकअप किए ही ऋचा किसी मॉडल से काम नहीं लग रही थी। वैसे इन दिनों वो ज्यादा ही दुबली हो गई थी, इसलिए उसकी कमर और पतली और सेक्सी लग रही थी, जो किसी भी लड़के को एक बार छूने के लिए उकसा दे। खैर वो नीचे आए और समर्थ उसे देख पल के झपकना ही भूल गया। वो कब से उसे देखता ही रहा।
और ऋचा उसके सामने आए और कब से उसे देखते रही कि समर्थ कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसने समर्थ को जोर से चुटकी काट दी। टैब जाके समर्थ होश में आया और ऋचा को देख सोचने लगा, ये ऋचा ने मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी, क्या उसको साड़ी पसंद नहीं आई? फिर उसने खुद से कहा, कोई नहीं समर्थ, शायद इसको कलर पसंद नहीं आया होगा। वो सोच ही रहा था कि ऋचा ने पूछा, समर्थ आप क्या सोच रहे हैं? मैं कैसी लग रही हूं नहीं बताएंगे? तो समर्थ होश में आते हुए कहा, जाना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर ऋचा ने कहा, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो समर्थ। समर्थ ये सुन ब्लश करने लगा, क्योंकि इस वक्त समर्थ ने एक रेड कलर का कुर्ता और जीन्स पहना हुआ था। वो उस रंग में सच में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ऋचा तो उसे बस निहार ही रही थी। तभी वहां ऋचा की मोम आए और उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे निहार देख हंसने की एक्टिंग की। तब जाके दोनों होश में आए और दोनों ने अपने मोम की तरफ देखा। दोनों उनके मोम को देख खुश हो गए, क्योंकि इस वक्त उन्होंने एक येलो कलर की बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी थी, जो समर्थ ने ही पसंद करके लाया था। दोनों ने मुस्कुराते हुए उनके गले लग गए और प्यार से बोले, हैप्पी दिवाली मोम। उन्होंने भी प्यार से हाथ फिर कहा, हैप्पी दिवाली मेरे बच्चों। दोनों ने मुस्कुरा दी और ऋचा की मोम ने कहा, चलो पूजा का वक्त हो गया है, पूजा कर लेते हैं। दोनों ने हाँ में सिर हिला दी और घर पर ही बने मंदिर पर चले गए। ऋचा की मोम ही खुद पूजा की तैयारी कर रही थी। समर्थ ऋचा दोनों उनके थोड़े पीछे ही बैठ गए और आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। उसी वक्त एक शख्स आया और ऋचा दूसरी साइड आकर बैठ गया और ऋचा को थोड़ी देर देख उसने भी आंखें बंद कर हाथ जोड़ ली। ऋचा की मोम ने पूजा शुरू की। 41 उसे आज भी मेरी फिक्र है। अब आगे ऋचा के माँ ने पूजा शुरू की। तने फिर आंखें खोल ऋचा को ही देखने लगा। वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद ही पूजा खत्म हुई और जब ऋचा की मोम पीछे पलटी तो तने को देख हैरान हो गई और फिर मुस्कुरा के बोली, अरे तने तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह। तने ने मुस्कुरा के जवाब दिया, आंटी जब आप पूजा कर रही थी तभी आया, इसलिए मैंने आवाज नहीं लगाई। तने की आवाज सुन समर्थ और ऋचा भी तने को देखने लगे। ऋचा तो तने को अपने पास बैठे देख शॉक हो गई। वो ऑकवर्ड फील करने लगी। वो थोड़ा खिसक के समर्थ के पास चली गई। ये देख तने ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिर भी मुस्कुरा के कहा, हाय ऋचा, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ऋचा ये सुन सिर्फ मुस्कुरा दी और कुछ नहीं कहा। फिर वो उठ के वहां से चली गई। ऋचा की मोम भी उन दोनों से कहा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आए। ऋचा की मोम चली गई। वहां सिर्फ तने और समर्थ ही रहे। तने समर्थ को देख टेढ़ी स्माइल करके कहा, वैसे आज ऋचा काफी खूबसूरत लग रही है ना? वैसे लगेगी भी क्योंकि मैंने जो दी है। समर्थ ये सुन हैरान हो के तने को देखने लगा और फिर तने बोला, जानते हो ये कलर ऋचा की फेवरेट कलर है। वैसे तुम कैसे जानोगे, तुम ऋचा को जानते ही कितना हो। देख लेना, आज जैसे ऋचा ने मेरी दी हुई साड़ी पहनी है न, वैसे ही बहुत जल्द वो मेरी पास भी आ जाएगी। तने की बात सुन समर्थ को बहुत गुस्सा आया। फिर भी अपने गुस्से को काबू कर उसने मुस्कुरा के कहा, वैसे तुमने ये साड़ी उसे अपने हाथ से ही दी है न? मतलब उसे मालूम तो है न कि इसे तुमने दिया है? तने फिर भी मुस्कुरा के कहा, फर्क क्या पड़ता है, जो भी हो जैसे भी हो, आज उसने मेरी दी हुई साड़ी पहनी है और यही मेरे लिए खास बात है और अब वो दिन दूर नहीं जब वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। समर्थ सिर्फ दांत पीस के रह गया और तभी ऋचा समर्थ के पास आई और बोली, समर्थ चलिए न, वो लाइट मुझसे लग नहीं रही, आप लगा दीजिए। फिर समर्थ मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ और तने को दिखत हुए ऋचा के कमर पर हाथ डाल के उसे अपने करीब खींच के चला गया। तने ये देख जल भून के राख हो गया। फिर कुछ सोच टेढ़ी स्माइल करने लगा और बोला, आज ऋचा खुद मेरे पास आएगी। ये बोल वो भी उन दोनों के पास ही चला गया। समर्थ स्टूल पर उठ के लाइट लगा ही रहा था कि अचानक स्टूल स्लिप हो गया और समर्थ सीधे जाके ऋचा के ऊपर ही गिर गया। दोनों नीचे गिरे हुए ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। फिर समर्थ धीरे से अपने हाथ ले जाके ऋचा के कमर पर ले गया और वो वहां सहलाने लगा। ऋचा को अपने शरीर में एक शिहरन सी महसूस हुई। तने अपने जलते आंखों से ये सब देख रहा था। वो गुस्से में आकर अपने हाथ फिर दीवार पर मार दिया। उसका वो हाथ पहले से ही जख्मी था और फिर वही हाथ से फिर दीवार पर मुक्का मारने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। समर्थ और ऋचा अपने में ही बिजी थे कि तभी किसी की खांसने की आवाज आई। दोनों ने नजर घुमा के देखा तो उन्हें जिया और नीरज दिखी। दोनों हड़बड़ाते हुए उठ खड़े हुए। फिर अचानक ऋचा की नजर तने पर गई, जिसके हाथ से खून निकल रहा था और वो गिरने ही वाला था, क्योंकि उसे शायद चक्कर आ रहा था। ऋचा उसे गिरता हुआ देख तेज डॉक उसके पास जाके उसे गिरने से बचा लिया और इस वक्त तने पूरा का पूरा ऋचा के बॉडी से चिपका हुआ था। ऋचा को तो ये एहसास ही नहीं था, वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी।
लेकिन तने उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। इससे पता चलता है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। तने धीमे से ऋचा की बदन की खुशबू लेने लगा। वो कस के ऋचा को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी ऋचा ने समर्थ को आवाज लगाई जो कह रही थी कि समर्थ प्लीज तने को सोफे पर ले जाने में मदद करे। समर्थ जल्दी उन दोनों के पास आया और तने को सोफे पर ले जाने लगा। समर्थ तने को सोफे पर ही लेता दिया और ऋचा फर्स्ट एड किट लाने चली गई। तब तक ऋचा की मोम भी आ गई और प्यूकने लगी कि तने को अचानक क्या हुआ। तो समर्थ ने बताया कि तने अचानक बेहोश होने वाला था और इसके हाथ से भी खून निकल रहा है। ऋचा फर्स्ट एड किट लेकर आए और अपने घुटने के बल बैठ तने की हाथों की पट्टी करने लगी। तने अपनी आंखें खोल ऋचा को देखने लगा। ये देख उसे अच्छा लगा कि ऋचा को अभी भी उसकी फिक्र है। ऋचा जब उसके हाथ को एंटीसेप्टिक लगा रही थी तो तने ने अचानक ऋचा का हाथ पकड़ लिया और ये दिखाने लगा जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। ऋचा ये देख उसके हाथ को फूंक फूंक के आराम से पट्टी करने लगी। समर्थ ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब तने नाटक कर रहा है। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि ऋचा तने की पट्टी कर रही है या उसे छू रही है, क्योंकि समर्थ सच में बहुत अच्छा और मैच्योर था। खैर कुछ देर बाद पट्टी हो गई और तब जाके ऋचा की मोम ने तने से पूछा, तने बेटा तुम्हें अचानक क्या हो गया और हाथ में खून कैसे, तुम्हें चोट कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। तने ने अपनी आंखें खोल कहा, आंटी वो मुझे कल हाथ में चोट लग गई थी और अभी मैं इधर आ ही रहा था कि अचानक मेरी हाथ साइड टेबल पर लग गई जहां मुझे चोट लगी हुई थी, इसलिए खून निकल आया फिर से। प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। ऋचा के मोम ने उसके गाल को छू के कहा, अरे बेटा ये क्या बात हुई, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो न, फिर तुम्हें लगता है कि मैं परेशान होऊंगी? उद्धरण चिन्ह। तने ये सुन मुस्कुरा दिया और फिर वो ऋचा को देखने लगा। ऋचा तने की आंखों में कुछ तो अजीब देखी, इसलिए वो जल्दी से वहां से उठ चली गई और किचन में जाके अपने हाथ धोने लगी। उसे अचानक से चक्कर आने लगे। वो अपना सर पकड़ ली। 42 समर्थ ने की ऋचा को किस तने के सामने। अब आगे ऋचा को अचानक चक्कर आने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी को दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। ये समर्थ था जो ऋचा के पीछे पीछे आया था। उसने चिंता से पूछा, जाना क्या हुआ? बच्चा बताओ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने उसके बाहों में सर रख बोली, पता नहीं अचानक चक्कर आ गया। समर्थ ने कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ऋचा ये सुन घबरा गई, बोली नहीं समर्थ मैं ठीक हूँ, वो कमजोरी के वजह से हुई होगी, दूसरी कोई बात नहीं। समर्थ ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों बाहर आ गए। बाहर ही नीरज, जिया, तने और ऋचा की मोम थी। ऋचा की मोम ने पूछा, बच्चों डिनर कर ले, क्या टाइम भी हो गया है? सबने हाँ में सर हिला दिया और कुछ ही देर बाद जिया और ऋचा की मोम खाना टेबल पर लगा दी और सबको खाने में बुला लिया। सब टेबल पर आ गए और बैठे। फिर तने ने खाने की कोशिश की लेकिन वो खा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके राइट हैंड में चोट लगी थी। फिर तने ने ऋचा की तरफ देख कहा, ऋचा क्या तुम मुझे खिला दोगी? देखो ना मेरे हाथ में चोट लगने के वजह से खा नहीं पा रहा हूँ। उसकी बात सुन ऋचा अपने जगह पर ही जम गई और समर्थ ने गुस्से में हाथों की मुट्ठी बना ली। जिया और नीरज को भी गुस्सा आया। ऋचा को कुछ रिएक्ट न करते देख ऋचा के मोम ने कहा, बेटा तने को खाने में हेल्प कर दे, देखो उसके हाथ में चोट लगी है। ऋचा अपने मोम के आगे कुछ न बोल सकी और दिवाली के दिन वो कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने न चाहते हुए भी तने को खिलना पड़ा। तने टेढ़ी स्माइल कर समर्थ को देखने लगा और समर्थ जोर से अपने जबड़े कस लिए। समर्थ दूसरे हाथ से ऋचा का एक हाथ पकड़ लिया। ऋचा को समझ आ गया कि समर्थ को गुस्सा आ रहा है और समर्थ की हाथ ऋचा के हाथ में कसते चली गई। अब समर्थ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट एड करना तक ठीक था लेकिन खाना खिलना ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खैर कुछ देर बाद सबका खाना हुआ और समर्थ जल्दी से उठ ऋचा का हाथ पकड़ वो उसके कमरे में ले जाने लगा। तने के सिवा ये किसी ने नोटिस नहीं की। तने भी उनके पीछे पीछे चला गया। समर्थ ऋचा को उसके कमरे में ले जाकर सीधे दीवार से सट दिया और उसके नजदीक जाकर उसके आंखों में इंटेंसिटी से देखने लगा। वो गहरी गहरी सांस लेने लगा और बोला, आई लव यू जान। समर्थ की अचानक ये रवैया देख ऋचा उससे देखने लगी और उसके गाल को छू बोली, क्या हुआ आपको समर्थ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। समर्थ की आंखों में नमी आ गई और बोला, जाना क्या तुम मुझे छोड़ तने के पास चली जाओगी? मैं जी नहीं पाऊंगा। समर्थ को रोता देख ऋचा का दिल भी रोया और उसे हक करके बोली, समर्थ आप मेरी जिंदगी है, मैं आपको क्यों छोड़ जाऊंगी? आपको छोड़ जाऊंगी तो मेरी सांस थम जाएगी
और आप एक बात समझ लीजिए, तब तक मैं आपको छोड़ नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मौत। उद्धरण चिन्ह। ऋचा यही बोल पाई थी कि समर्थ ने उसके होठों पर किस करने लगा। समर्थ उसे अग्रेसिव होकर किस कर रहा था। ऋचा के होठों पर दर्द होने लगा था। समर्थ ने ऋचा के होठों पर बाइट कर दिया और ऋचा के होठों से ब्लड निकल गया। जब समर्थ को ब्लड का टेस्ट आया तो समर्थ उसके होठों को छोड़ ऋचा के माथे से अपना माथा जोड़ के कहा, अगर कभी भी तुमने मौत के बारे में बात की तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगी, और जिस दिन तुम्हें मौत आई उस दिन मुझे भी मौत आएगी, क्योंकि मौत भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। ऋचा उसकी बात सुन रोने लगी और वो अब खुद आगे बढ़कर समर्थ को किस कर ली। समर्थ भी उसे खुद से सत लिया और अब उन दोनों के बीच हवा भी जाने का रास्ता नहीं था। दोनों बेखबर होके किस करने लगे। समर्थ अब ऋचा के होठों को छोड़ उसके गले को कॉलर बोन को किस करने लगा। ऋचा हल्की हल्की आहें भर रही थी। उन दोनों को अपने दुनिया में मगन होता हुआ एक शख्स अपने जलते निगाहों से देख रहा था, और वो था तनय, जो उन दोनों के पीछे पीछे आया था। तनय की आंखों से आंसू आ गए। उन दोनों की बातें भी उसने साफ सुन ली। तनय फिर खुद को संभाल के कहा, नहीं, ऋचा सिर्फ मेरी है, उसे किस करने का, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। समर्थ, तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा। फिर वो अनजान बनते हुए ऋचा के रूम के डोर को नॉक कर दिया। समर्थ ऋचा अपने दुनिया में खोए हुए थे कि डोर में नॉक होने की वजह से रुक गए, और तभी तनय की आवाज आई जो कह रहा था, ऋचा क्या तुम अंदर हो? आंटी तुम्हें बुला रही है। तनय की आवाज सुन ऋचा हड़बड़ा गई और समर्थ से बोली, समर्थ मैं जाती हूँ, मोम बुला रही है, आप भी आ जाइए। ऋचा जल्दी से रूम में चली गई। रूम के बाहर ही तनय खड़ा था और ऋचा को होठों को देखा था जो किस करने की वजह से और रेड और सूज गए थे। ये देख उसके दिल टुकड़ों में टूट गया। ऋचा भी तनय को इग्नोर कर जल्दी नीचे चली गई, और ऋचा को जाते देख तनय जल्दी से रूम में घुस गया और समर्थ के कॉलर को पकड़ लिया। समर्थ ने अपनी आईब्राव सिकुड़ के उससे देखा और कहा, ये क्या हरकत है मिस्टर रायजादा? उद्धरण चिन्ह। तनय ने अपने दांत पीस के कहा, ये तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? समर्थ ने उसकी बात सुन अपने होठों को उंगली से रब कर कहा, दिवाली है न तो स्वीट खा रहा था। तनय उसकी बात सुन समर्थ को झंझोरते हुए कहा, ऋचा मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुम हमारे बीच नहीं आ सकते, चले जाओ हमारे जिंदगी से। समर्थ ने भी गुस्से में कहा, ऋचा तुमसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मरने के बाद भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। समर्थ की बात सुन तनय ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, तो ठीक है, क्यों न तुम्हें मौत ही दे दिया जाए। समर्थ ने तनय को देख कहा, कोशिश कर देख लो, क्योंकि ऋचा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। 43 समर्थ को दिया ड्रग्स। अब आगे समर्थ और तनय भी अब तक नीचे आ गए। नीचे ऋचा जिया के साथ बात कर रही थी। जिया और ऋचा बात कर रहे थे। उन दोनों को 3 जोड़ी आंखें घूर रही थी। जिया को नीरज और ऋचा को, आपको पता ही है कि कौन? ये है समर्थ और तनय। दोनों ऋचा को देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद समर्थ तनय और नीरज जाने के लिए उठे। जिया यही रुकने वाली थी। तनय ऋचा के पास जाके उसे हक करके बाय बोलता है। ये देख ऋचा को बहुत गुस्सा आया और उसे एक तरफ ले गई और उसे गुस्से में बोली, तनय ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम भूल गए कि हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो चुका है, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की बात सुन तनय उसके गाल को छू लिया और ये देख ऋचा झट से उसके हाथ को हटा दिया, और ये देख तनय को बहुत बुरा लगा। वो उदास होते हुए बोला, ऋचू क्यों मुझे ऐसा दर्द दे रही हो? क्यों मुझे छोड़ के चली गई? देखो मैं बदल गया हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तनय की बात सुन ऋचा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है तनय, इतनी जल्दी बदल गए? या फिर ये कोई नाटक है ताकि मुझे बेवकूफ बनाने का? एक बात बोलूं, मैं अब तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है वो तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं है। ये सुन तनय को बहुत दुख हुआ। वो कुछ भी करके ऋचा को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने टेढ़ी स्माइल कर कहा, तुम कह रही हो वो धोखेबाज नहीं है? अगर वो तुम्हें धोखा दे तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगी? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ये सुन गुस्से में चिल्ला के बोली, समर्थ तुम्हारे जैसा गिरा हुआ नहीं है, समझे? और उसके बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋचा गुस्से में लाल पर गई, जिससे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। तनय उसे देख उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो ऋचा को अपने तरफ खींच लिया और उसके होठ ऋचा के होठों के पास जाने लगे। ऋचा उसे धक्का दे रही थी पर तनय 1 इंच भी नहीं हिला। तनय ऋचा को किस कर पाता, तभी तनय के मुंह में एक मुक्का आके लगा, जिससे तनय का बैलेंस से बिगड़ गया और ऋचा से उसके हाथ ढीली पड़ गए।
और इसी वक्त ऋचा को समर्थ ने अपने बाहों में भर लिया। ऋचा की आंखों से आंसू आ गए। समर्थ उसी वक्त यहाँ आया था जब ऋचा तने को खींच के यहाँ लाई थी। समर्थ ये देखना चाहता था कि ऋचा उसके बारे में क्या सोचती है। उसे खुशी हुई कि ऋचा उस पर भरोसा करती है। ऋचा समर्थ के बाहों में सुकून से आंखें बंद कर ली। एक यही वो जगह थी जो ऋचा को सेफ महसूस होती थी। तने उन दोनों को देख गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और वहां से चला गया। फिर समर्थ ऋचा को अपने रूम में ले गया क्योंकि ऋचा के आंसू निकल रहे थे और वो अपनी मोम को बताना नहीं चाहती थी आखिर हुआ क्या है। इसलिए समर्थ ने बहाना बना दिया कि ऋचा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है और उसे रूम में ले गया। रूम में जाके समर्थ ने ऋचा को बेड पर बिठाया और ऋचा के गाल को छूकर कहा, जाना तुम तने को वहां क्यों ले गई थी? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने समर्थ के बाहों में अपना सिर रख के बोली, वो मैं उससे पूछ रही थी आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा। आई एम सॉरी समर्थ, ये बोल ऋचा सुबकने लगी। समर्थ ने ऋचा को रोते हुए देखा तो उसे चुप कराया और बोला, सेच, जाना चुप हो जाओ, चलो अब सो जाओ। ठीक है, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना, तुम्हें कुछ नए डिजाइन भी बनानी है। ऋचा ये सुन हाँ में सर हिला दिया और तने उठ के ऋचा के वार्डरोब जाके उसके लिए एक नाइट सूट लेकर आया और ऋचा के हाथ में दे बोला, जान जाओ चेंज कर लो, मैं तुम्हें सुला दूंगा। ऋचा ने स्माइल की और वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद ऋचा बाहर आए और समर्थ ने ऋचा को बेड पर लिटा दिया और कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी और ऋचा की आंखें बंद कर बोला, जान सो जाओ। पर ऋचा फिर अपने आंखें खोल समर्थ को देखा जो इस वक्त डिम लाइट जलने के वजह से सिर्फ उसकी आंखें ही देखी जा सकती थी। ऋचा ने समर्थ से कहा, समर्थ आपको पता है जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा आपके फोटो को देखकर गले लगा सोती हूँ, तभी मुझे नींद आती है। समर्थ ये सुन उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो ऋचा के सर को सहलाकर बोला, जान क्या तुम सच कह रही हो? ऋचा ने हाँ में सर हिला दिया तो समर्थ बोला, ठीक है, आज मैं मेरी जाना को अपने बाहों में सुलाऊंगा। ये कह समर्थ उसके बगल में लेट गया और ऋचा को अपने बाहों में भर लिया। ऋचा समर्थ के सीने में सर रख आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। समर्थ को जब एहसास हुआ कि ऋचा सो गई तो वो धीरे से उठा और ऋचा के फॉरहेड और उसके लिप्स पर हल्का सा किस करके रूम से चला गया। समर्थ नीचे जाके जिया को ऋचा के मोम को सुलाने के लिए बोला और उसे भी सो जाने को बोल नीरज के साथ वहां से चला गया। वो दोनों कार में थे तो समर्थ ने नीरज से कहा, नीरज तने रायजादा की डील कब होने वाली है? तो नीरज ने बोला, सर कल होगी और ये डील उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुन समर्थ ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, फिर ये डील तो मुझे ही चाहिए। नीरज, मैं ये डील किसी भी कीमत पर चाहता हूँ और हम ये डील कल क्रैक करेंगे। फिर समर्थ ने अपने मन में कहा, तने रायजादा अपने बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद समर्थ अपने विला में पहुंच गया। दूसरी तरफ तने गुस्से में अपने रूम की सब चीजें तोड़ रहा था। वो अपने बाल नोचते हुए कहा, रिछु तुम ये ठीक नहीं कर रही, जल्दी ही मैं समर्थ को तुम्हारे नजरों में गिरा दूंगा। डॉट तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। ये कह उसने टेढ़ी स्माइल किया। अगली सुबह ऋचा बेड से उठी और उसके पास ही जिया को सोते हुए पाया। उसने जिया को भी उठा दिया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगे। दोनों जल्दी ही रेडी होके नीचे आए और तब तक ऋचा की मोम भी नाश्ता तैयार कर चुकी थी। दोनों ने उनको ग्रीट किया और घर से बाहर चली गई। वो दोनों घर के बाहर ही एक को खड़े पाया तो ऋचा कंफ्यूज हो गई। तब एक ड्राइवर उनके सामने आया और रिस्पेक्टफुली उनको कार में बैठने को कहा। ऋचा समझ गई, क्वेन हो ये समर्थ का ही काम है। दोनों कार में बैठ गई और ऑफिस चले गए। ऋचा जब ऑफिस पहुंची तो एंट्रेंस गेट पर ही उसे सबने अवार्ड के लिए कंग्रेचुलेट किया और सबने बहुत तारीफ की उसकी। ऋचा को ये सब बहुत अच्छा लगा। उसने ब्यूटीफुल एक स्माइल के साथ सबको थैंक यू कहा और अपने नए केबिन में चली गई। उसके जाने के बाद एक लड़की ने कहा, मुझे सच में नहीं पता था यार कि ये ऋचा मैम ही वो डिजाइनर है जो सब उनके डिजाइन्स के लिए पागल हो रहे हैं। सच में कितनी टैलेंटेड है, फिर भी कोई घमंड नहीं है। देखो न वो कितनी स्वीट है और खूबसूरत भी। उसकी बात सुन सबने हाँ में हाँ मिलाया और अपने अपने काम पर लग गए। ऋचा अपने नए केबिन में पहुंच गई। वहां ऑलरेडी उसके अंडर वर्क करने वाले कुछ लड़के और लड़कियां मौजूद थे। ऋचा ने सबको अपना अपना काम समझा दिया और वो समर्थ के केबिन में चली गई। वो दबे पांव जाके समर्थ को पीछे से हक कर लिया क्योंकि समर्थ इस वक्त ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर पूरे शहर को देख रहा था। ऋचा के हक करने से समर्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने ऋचा के हाथ में अपना हाथ रखा और बोला, आ गई मेरी सुकून। ऋचा ने स्माइल करते हुए समर्थ को पीछे से हक करते हुए ही उसके पीठ पर सर रख ली।
उसने कहा, आप भी मेरी सुकून ही हो समर्थ। फिर दोनों अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर अपने अपने काम पर लग गए। शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद समर्थ ने ऋचा को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया और खुद नीरज के साथ मीटिंग अटेंड करने चला गया, जो मूनलाइट होटल में थी। तनय भी तब तक वहां पहुंच गया था और अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी एक झटके में इस रूम का डोर खुला और समर्थ एटीट्यूड से अंदर आया और एक चेयर पर बैठ गया। समर्थ ने अस क्लाइंट के सामने ऐसी कंडीशन रखी कि वो डील समर्थ को मिल गई। इस वजह से तने को बहुत गुस्सा आया और उसने वहां से उठ के चला गया। कुछ देर बाद समर्थ अस क्लाइंट के साथ बात कर ही रहा था, एक वेटर उनके पास आया और ड्रिंक सर्वे की। समर्थ पीना नहीं चाहता था, लेकिन अस क्लाइंट ने कहा, मिस्टर ओबरॉय अब हम बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, तो क्यों ना एक एक ड्रिंक हो जाए। समर्थ मना नहीं कर पाया और उसने एक ड्रिंक उठा ली और पी लिया। ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद ही उससे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे अचानक गर्मी लगने लगी, उसे पसीना आ रहा था, उसकी तबीयत खराब होती नजर आ रही थी। इसलिए उसने वहां से फटाक से उठा और एक रूम में चला गया, जो उसके लिए हमेशा बुक रहती थी। उसे इस हालत में देख कोई था जो ईवाइल स्माइल कर रहा था। ये कोई और नहीं तने था, जो उसके हाथ से डील जाने की वजह से गुस्सा हो गया था और उसने ही इस वेटर के हाथों समर्थ को ड्रग्स दिया था। हाँ, समर्थ को ड्रग्स दिया गया था। उसने खुद से कहा, अब देखो समर्थ, मैं तुम्हें अब कैसे ऋचा के नजरों से गिराता हूँ। फिर वो किसी को कॉल लगा दी। उधर रूम में समर्थ बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे किसी ने ड्रग्स दे दिया है। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने सारे कपड़े खोल शावर के नीचे खड़े हो गया और अपने बॉडी को शांत करने लगा। तभी इस वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की आके सीधे समर्थ को पीछे से हक कर लिया। चैप्टर 44 समर्थ और ऋचा का एक होना। अब आगे। अचानक वॉशरूम में एक लड़की आई और समर्थ को पीछे से हक कर लिया। समर्थ ये एहसास पाते ही झट से अपनी आंखें खोल ली और पीछे पलट के देखा तो उसके पास एक लड़की को देख वो शॉक हो गया और वो झट से उस लड़की को धक्का दे दिया, जिससे वो लड़की नीचे फर्श पर गिर गई और वो समर्थ को देखने लगी। समर्थ गुस्से में उबलकर अपने बॉडी को टॉवल से लपेट लिया और अपने आप को कंट्रोल कर उस लड़की से गुस्से में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने नजाकत से समर्थ के पास आए और उसके सीने पर उंगली घुमाते हुए कहा, क्या सर आपको मेरी जरूरत है? ये आप क्या बेतुकी बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उसकी बात सुन समर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की के गले को पकड़ बोला, बोलो किसने भेजा है तुम्हें? बोलो किसके कहने पर आए हो यहाँ? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की अपने गले को छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छुरा नहीं पा रही थी। उसका फेस रेड हो गया और उसकी सांसें भी रुकने लगी थी। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और ऋचा हड़बड़ाते हुए अंदर आए। वो अंदर का नजारा देख शॉक हो गई और जल्दी से जाके समर्थ के हाथ से उस लड़की के गले को छूने लगी। वो समर्थ से बोली, समर्थ छोड़िए इसे, मार जाएगी। समर्थ ऋचा की आवाज सुन उसके तरफ देखा और एक झटके में उस लड़की को छोड़ दिया और बोला, जाना मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की पता नहीं कैसे अंदर आ गई, प्लीज मेरा भरोसा करो जान। ये कह समर्थ ऋचा के सामने तड़पते हुए कह रहा था। ऋचा समर्थ की ऐसी हालत देख उसे बहुत बुरा लगा। वो फिर समर्थ के चेहरे को अपने हाथों में भर के बोली, समर्थ मुझे आप पर भरोसा है, आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। ये बोल ऋचा ने उस लड़की को उठाया और नीरज को कॉल करके उस लड़की को रूम से बाहर भेज दिया। जब वो समर्थ को देखने आए तो समर्थ अभी भी शावर के नीचे दर्द से तड़प रहा था। वो दीवार में ही अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रहा था। ऋचा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्दी समर्थ के पास आए और समर्थ से बोली, समर्थ आप इतना नहीं भीग सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समर्थ ने ऋचा का हाथ छुड़ा के कहा, प्लीज जाना, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुन ऋचा को बुरा लगा और रोते हुए बोली, समर्थ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज यहाँ से चलिए। समर्थ ने फिर ऋचा का हाथ हटा दिया और तड़पते हुए बोला, ऋचा प्लीज गो, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, प्लीज गो। इस बार समर्थ जोर से चिल्लाया। ऋचा उसके चिल्लाने से डर गई और समर्थ को देखने लगी जो अपने आप से ही लड़ रहा था। ऋचा ने खुद से कहा, समर्थ आपको मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये कह ऋचा ने समर्थ को गले लगा लिया और समर्थ ऋचा को अपने करीब पाते ही उसके शरीर को जैसे ठंडक मिल रही थी। उसने ऋचा को कस के गले लगा लिया और उसके गले को पगोलों की तरह चूमने लगा। समर्थ ने आंखें बंद किए हुए ही ऋचा से कहा, जाना आई एम सॉरी, मैं खुद को अब रोक नहीं पाऊंगा। ये कह समर्थ ने ऋचा को दीवार से सता दिया और ऋचा के होठों पर किस करने लगा। ऋचा भी समर्थ को रोक नहीं रही थी, क्योंकि वो समर्थ को तड़पते हुए देख नहीं सकती थी।
समर्थ ऋचा को किस किए जा रहा था और उसके होठों को छोड़ अब पिया के गले पास किस करने लगा। ऋचा भी समर्थ के साथ बहक रही थी। समर्थ ने जब ऋचा की मोर्निंग सुनी तो वो और एक्साइटेड हो गया और एक झटके में ऋचा का टी शर्ट फाड़ के नीचे फेंक दिया। उसके बाद वो पिया के इनर वेयर ऊपर से ही उसके कॉटन बॉल्स को प्रेस करने लगा। फिर इनर वेयर निकल के समर्थ एक कॉटन बॉल को अपने मुंह में भर के सक करने लगा। समर्थ जैसे पागल ही हो गया था, वो अपने होश में नहीं था। उसको बहुत हाई डोज ड्रग्स दिया गया था। समर्थ ऋचा के कॉटन बॉल्स को सैक करता ही जा रहा था और ऋचा उसके बाहों में ही मचल रही थी। उसे दर्द हो रहा था। ऋचा ने कभी किसी के साथ ऐसी लव मेकिंग नहीं किया था, पिछले लाइफ में भी नहीं। ऋचा बिल्कुल वर्गन थी और हमारा समर्थ था ही वर्गन। दोनों को ये फीलिंग नई और अच्छी लगी। समर्थ ने फिर ऋचा को अपने गोद में उठाया और बेड पर आके लिटा दिया और उसके ऊपर आके फिर ऋचा के होठों को किस करने लगा। दोनों की ऑफरी हुई सांसों की शोर कमरे में गूंजने लगी। समर्थ अब ऋचा को ऊपर से नीचे तक किस करने लगा। वो धीरे धीरे ऋचा के पेट की तरफ गया और उसके पेट पर किस और बाइट करने लगा। ऋचा इधर से उधर मचल रही थी। फिर समर्थ एक बार ऋचा की तरफ देख बोला, जाना आई लव यू सो मच, उद्धरण चिन्ह। और वो ऋचा के पैरों के बीच में अपना मुंह ले जाके वहां किस करने लगा। ऋचा अचानक से शॉक हो गई और समर्थ को देखने लगी। समर्थ तो अपने काम में बिजी था, पर ऋचा को ये अच्छा लग रहा था, इसलिए वो फिर से बहक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। समर्थ वहां से उठ ऋचा के होठों को फिर चुम लिया और एक ही झटके में ऋचा के अंदर समा गया। इसके साथ ही ऋचा की एक जोर से चीख निकल गई और उसके आंखों से आंसू बह गए। समर्थ ने जब ऋचा की चीख सुनी तो वो थोड़ा रुक के ऋचा की बाल साला के कहा, जाना आई एम सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया, आई एम सॉरी। और ये कह समर्थ उठने लगा तो ऋचा ने उसे रोक लिया और समर्थ को किस करने लगी। समर्थ समझ गया कि ऋचा क्या चाहती है, इसलिए वो फिर से ऋचा में समा गया और अपनी स्पीड बढ़ा ली। ऋचा को दर्द तो हो रहा था, पर इस दर्द में भी उसे सुकून मिल रहा था। समर्थ ऋचा को पूरी रात प्यार करता रहा और सुबह के 4 बजे वो अपने आप को शांत कर ऋचा को अपने बाहों में भर के सो गया। TCH45 अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। अब आगे। अगली सुबह के 10 बजे समर्थ की नींद खुली। वो अपने आंखें खोल आसपास देखा और अपने बाहों में ऋचा को देख पहले वो शॉक हुआ, फिर कल रात की एक एक बात धीरे धीरे याद आ गई। पहले तो वो उसको किसी ड्रग देने के वजह से गुस्सा बहुत हुआ, फिर उसे ऋचा और उसकी कल की बात याद आई तो वो खुश हो गया, क्योंकि कल रात ऋचा हमेशा के लिए तन मन से उसकी हो गई। उसने ऋचा का फेस देखा जो एक अलग ही गलो कर रहा था, पर ऋचा के आंखों में आंसुओं के निशान भी था जो सूख गया था। समर्थ ऋचा के फोरहेड पर किस किया और बोला, आई एम सॉरी जाना, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर मैं अब उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे ड्रग्स दिया था। फिर समर्थ ऋचा के नेक पर अपना मुंह छुपा लिया और फिर सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद ऋचा की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। वो करवट बदलनी चाही पर वो करवट ले नहीं पाए। उसके शरीर के ऊपर कोई भारी चीज है, ये महसूस करते ही वो अपनी आंखें खोल ली और समर्थ को अपने ऊपर पाया। उसे कल रात की बात याद आई और वो ब्लश करने लगी। फिर वो कुछ याद कर दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने मन में बोली, समर्थ मैं आपके साथ सब अच्छी यादें जीना चाहती हूँ। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी, पर कल रात मैं आपको पाके सब कुछ पा लिया, मुझे अब गम नहीं, उद्धरण चिन्ह। वो अपने मन में बात कर ही रही थी कि उससे समर्थ की आवाज आए। समर्थ ने कहा, जाना आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कल हर्ट किया, पर मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी जाना। समर्थ की आंखों में आंसू आ गए। ऋचा समर्थ की तरफ देखा और उसके गाल में एक हाथ रख के बोली, समर्थ आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, वैसे भी उसमें मेरी भी मर्जी थी ना, तो अपने आप को गिल्टी फील मत कराइए प्लीज। ये कह ऋचा समर्थ के सीने से जा लगी। समर्थ भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, वैसे जान तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ, उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने कहा, मैं कल ऑफिस से घर जाने के बाद फ्रेश अप होके कुछ डिजाइन्स बना रही थी, पर फिर भी मुझे अपने दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे बार बार आपकी याद आ रही थी, ऐसा लगा जैसे आप किसी मुसीबत में है। मेरा दिल घबरा रहा था, मैं सांस भी ले नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको कॉल की, मगर आपने कॉल नहीं उठाया, तो मैंने नीरज को कॉल लगा दी। उसने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं और ये भी बताया कि आपकी अचानक तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं जल्दी यहाँ आ गई और मैंने आपको वैसे पाया। समर्थ ने ऋचा को और कस के हक किया और बोला, थैंक यू जान मुझे कल बचाने के लिए, पर वो लड़की कौन थी जो मेरे पास आई थी, उद्धरण चिन्ह।
ऋचा ने कहा, उसे किसी ने भेजा था, आपके पास नीरज ने इन्फॉर्मेशन निकाली है। समर्थ ने गुस्से में दांत पीस लिया, फिर वो ऋचा को देख स्माइल करते हुए बोला, जाना, तुम्हें पता चल गया कि मैं कल मुसीबत में हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये बोल समर्थ ऋचा को किस करने लगा। समर्थ की फिर बॉडी फिर रिएक्ट कर रही थी, वो ऋचा को किस किए जा रहा था, ऋचा ने भी उसे किस बैक की, और दोनों फिर अपने दुनिया में खो गए। दूसरी तरफ तनय अपने विला में था और वो किसी का कॉल की वेट कर रहा था। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था और बोला, अभी तक तो कॉल आ जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं आई, उसने काम किसे किया या नहीं। उसने ये बोल खुद ही किसी को कॉल लगा दी, पर फोन बंद आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसने लगा और थोड़ी देर बाद रेडी होके हॉस्पिटल चला गया। समर्थ ऋचा को प्यार कर रहा था, अब समर्थ बहुत प्यार से कर रहा था, जिससे ऋचा को दर्द नहीं हो रहा था, दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी। कुछ देर बाद समर्थ शांत हुआ और ऋचा के ऊपर ही लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसने ऋचा को देखा जो आंखें बंद कर लंबी सांस ले रही थी। समर्थ फिर उसे एक किस की और उसे अपने गोद में उठा लिया और वॉशरूम ले जाने लगा। ऋचा को अचानक उठाने से उसे दर्द महसूस हुआ। समर्थ ने कहा, जाना, तुम शावर ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। ये बोल समर्थ उसे बाथटब में लेटा दिया और उसमें गर्म पानी भरने लगा। ऋचा को अब आराम मिल रहा था, वो आंखें बंद कर लेट गई। समर्थ ने फिर कहा, जाना, मैं तुम्हें हेल्प करूं नहाने में। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने अपनी आंखें खोल समर्थ को देख बोली, समर्थ, मैं नहा लूंगी, प्लीज मेरे लिए कपड़े ले आइए। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और ऋचा के फॉरहेड पर किस करके बाहर चला गया। उसने नीरज को कॉल लगा दी और उसे ऋचा और अपने लिए कपड़े लाने के लिए कहा। समर्थ ने कमरे नजर डोरी, कमरा बिखरा पड़ा था। उसने सिर्फ बेड को ठीक करने का सोचा क्योंकि नीरज किसी भी वक्त आ सकता था। उसने जल्दी बेड को ठीक करने लगा और उसकी नजर अचानक बेडशीट पर लगे ब्लड स्टेन पर गई। समर्थ ये देख खुश हो गया कि उसकी जाना अपना फर्स्ट टाइम उसको ही दिया था। समर्थ ने वो बेडशीट निकाली और उसे अपने हाथ में लेके बोला, मैं इसे हमेशा मेरे पास रखूंगा। ये बोल उसने वो बेडशीट एक कोने में रख दिया। कुछ देर बाद ही नीरज रूम में आया और समर्थ को बैग पका दिया। समर्थ ने नीरज से पूछा, कुछ पता चला किसने मुझे ड्रग्स दिया था? उद्धरण चिन्ह। नीरज ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ, वो तनय ने आपको ड्रग्स दिलाया था और वो लड़की भी उसी ने भेजा था। समर्थ ये सुन ज्यादा शॉक नहीं हुआ क्योंकि वो अंदाजा लगा चुका था कि हो न हो ये उसी का काम है। फिर समर्थ नीरज को जाने के लिए बोला और नीरज चला गया। उसके जाने के बाद समर्थ टेढ़ी मुस्कुरा के बोला, तनय रायजादा, चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी, पर मेरी जाना ने मुझे बचा लिया। अब तुम्हें तो गुड न्यूज़ देनी पड़ेगी। यही तुम्हारे लिए सजा होगी जब अपना प्लान फेल होते हुए देखोगे। उद्धरण चिन्ह। और फिर समर्थ वॉशरूम चला गया और ऋचा के साथ बाथटब में बैठ गया। समर्थ ने ऋचा को अपने गोद में खींच के बिठा लिया। ऋचा तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने शर्माते हुए कहा, समर्थ, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने उसके गले को किस करते हुए कहा, अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूं। ऋचा ये सुन आंखें बड़ी कर ली और बोली, समर्थ, हमने शादी कब की? समर्थ ने कहा, नहीं की, पर जल्दी हो जाएगी, मैं आ रहा हूं तुम्हारा हाथ मांगन। ऋचा ये बात सुन इमोशनल हो गई और समर्थ के सीने में छुप गई। समर्थ ने ऋचा की सिर सहेला के बोला, जाना, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज मेरे पास जल्दी आ जाओ। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और दोनों थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आ गए। ऋचा और समर्थ दोनों ही रेडी होकर वहां से निकल गए और समर्थ ने ऋचा को आज घर में आराम करने के लिए बोला। समर्थ ऋचा को घर में ड्रॉप किया और अपने ऑफिस चला गया। समर्थ अपने केबिन में बैठ तनय को कॉल लगा दी और तनय ने कॉल उठा ली। तो समर्थ बोला, थैंक यू मिस्टर रायजादा, कल मुझे ड्रग्स देने के लिए। तनय समर्थ की बात सुन हैरान हो गया, तो समर्थ हंसते हुए बोला, आपकी वजह से मेरी जाना हमेशा के लिए मेरी हो गई, आपकी चाल उल्टी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह। तनय ये सुन गुस्से में दांत पीस लिया और फोन कट कर दिया। वो गुस्से में बौखला गया और सीधे जाके वाल पर एक मुक्का मार दिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। वो पागल होने लगा। उसने बार बार आया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऋचा वहां कैसे हो सकती है? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, मैं खुद पता करता हूँ। ये बोल उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाए और समर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। TCH-46 समर्थ ने किया शादी के लिए प्रपोज ऋचा को। अब आगे। कुछ देर बाद ही तनय के पास कॉल आया और असिस्टेंट ने बोला कि उसको एक फुटेज भेज रहा है। तनय ने वो फुटेज देखा और वो गुस्से में लाल होने लगा। उसके जब्र कस गए। वो अपने हाथ को पत्ती करे बिना ही विला से बाहर निकल गया।
वही ऋचा अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे पल पल उसके और समर्थ की बीच की हंसी पल याद आ रही थी। वो मुस्कुराए जा रही थी। अचानक उसके फोन में समर्थ का फोन आया और ऋचा ने एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने कॉल पिक कर ली और धीमी आवाज में हेलो बोला। समर्थ ऋचा की आवाज को सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो यही आवाज कब से सुनना चाह रहा था। समर्थ ने प्यार से पूछा, जाना तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने सिर्फ हमम कहा और समर्थ ने कहा, जाना मैं ऑफिस के बाद आ रहा हूँ, मम्मा को बोलना मैं किसी खास वजह से आ रहा हूँ। ओके। ये सुनते ही ऋचा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर समर्थ ने आई लव यू दिल कह के फोन कट कर दिया। शायद समर्थ समझ गया था कि ऋचा को शर्मा रही है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए फोन कट कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। उधर तनय गुस्से में फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसका दिल दुख रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आप से कहा, रिछु तूने ये क्या कर दिया? आज मैं महसूस कर रहा हूं कि तुझे कितना हर्ट हुआ होगा मुझे मीरा के साथ देख के। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं मर जाऊंगा। पता है मैंने गलती करी है, पर मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। ये कह उसने जोर से ब्रेक लगा दी और कार से बाहर आ गया और रास्ते में ही घुटनों के बल बैठ वो जोर से चिल्लाया, ऋचा। वो ब्रेक डाउन हो गया। उसे आज एहसास हो रहा था कि वो जब ऋचा के सामने ही मीरा के साथ वो सब करता था तो ऋचा को कैसा लगता था। कहते हैं न इंसान को अपना कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। तने को भी वही सजा मिल रही थी। वो ही बैठा रहा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अब सिर्फ ऋचा चाहिए थी। उसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था। ऐसे ही शाम हो गई और समर्थ भी ऑफिस से निकल गया। वो जाते वक्त रास्ते में ही एक फ्लावर का गुलदस्ता ली और कुछ स्वीट्स भी खरीद लिए और शॉपिंग मॉल में जाके उसने अपनी ऑर्डर की हुई डायमंड रिंग ली और चला गया। उसके साथ में नीरज भी था। समर्थ और नीरज जाके ऋचा के घर पहुंच गए और अंदर चला गया। ऋचा की मोम लिविंग रूम में बैठ के ही टीवी देख रही थी। उन्होंने जब समर्थ को आते देखा तो वो जल्दी से उठ उन दोनों का वेलकम किया और बैठने दिया। ऋचा अपने रूम में ही कुछ स्केच बना रही थी। ऋचा की मोम ने दोनों को आज का दिन कैसा गया वो पूछा और दोनों को पानी पीने दिया। फिर किचन में चाय बनाने चली गई। समर्थ मौका दिखते ही जल्दी से ऋचा के रूम में चला गया और ऋचा को पीछे से हक कर लिया। ऋचा अचानक ऐसे एक्शन से डर गई तो समर्थ ने उसके गले में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, जाना मैं हूं। ऋचा तब जाके एक राहत की सांस ली और पीछे मुड़ के देखा तो समर्थ को पाया। ऋचा ने मुंह फुलाते हुए समर्थ के सीने में मारने लगी और बोली, ऐसे आप मुझे कैसे डरा सकते हैं समर्थ? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने उसकी नोज पर किसकर कहा, ओ मेरा बच्चा डर गया। ऋचा ने मुंह बना लिया। समर्थ ने उसे खींच के अपने पास लाया और ऋचा के होठों को चूमने लगा। करीब 5 मिनट किस करने के बाद समर्थ ने ऋचा को छोड़ा और बोला, अब जाके सारी थकान दूर हुई है। ऋचा शर्माने लगी तो समर्थ ने उसे गोद में उठा के बाहर ले जाने लगा और ऋचा ने डरते हुए कहा, समर्थ आप ये क्या कर रहे हैं? मैं चल सकती हूं ना? और माँ ने देख लिया तो क्या सोचेगी? प्लीज नीचे उतारिए। समर्थ ने उसकी बात अनसुना कर दिया और ऋचा को ऐसे ही गोद में लेके नीचे चला गया। उसी वक्त ऋचा की मोम भी किचन से चाय लेके आई थी और उन दोनों को देख अपने जगह पर ही रुक गई। ऋचा ने शर्माते हुए अपना मुंह समर्थ के सीने में छुपा लिया। समर्थ ने ऋचा को सोफे पर बिठाया और ऋचा के मोम के पास जाके उनके हाथ से चाय का ट्रे खुद ले ली और उन्हें भी सोफे पर बिठा दिया। समर्थ ने अपने घुटनों में बैठ ऋचा के मोम के दोनों हाथ पकड़ के इमोशनल होते हुए कहा, माँ मैं आज आपसे आपकी एक इम्पोर्टेंट चीज मांग रहा हूँ। क्या आप मुझे वो देंगी? मैं जनता हूँ, मुझे नहीं पता ऐसी वक्त में कैसे क्या बोला जाता है, मगर माँ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी ऋचा से मेरी जाना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या आप आपकी बेटी का हाथ मुझे देगी? उद्धरण चिन्ह। समर्थ की आंखों में नमी आ गई और वो फिर बोला, माँ मेरे घर में बड़े कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, कैसे करना है। क्या मुझे मेरी सुकून आप देंगी? समर्थ की इतनी हॉट टचिंग बात सुन ऋचा के साथ साथ ऋचा के मोम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने समर्थ के हाथों चूमते हुए कहा, बेटा मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आप हमारी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे मंजूर है आप दोनों का रिश्ता। ये सुन ऋचा और समर्थ दोनों खुश हो गए, लेकिन ऋचा की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू निकलने लगा।
समर्थ ने ऋचा की मोम की बात सुन उन्हें गले लगा लिया और फिर ऋचा की तरफ घूम के अपने एक घुटने में बैठ ड्रिंक का बॉक्स ओपन करते हुए ऋचा से कहा, मिस ऋचा, क्या आप मिसेस ऋचा समर्थ ओबरॉय बनने के लिए तैयार है? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ये सुन हाँ में सर हिलाया और अपना हाथ आगे कर दिया और समर्थ ने उसे रिंग पहना दी और ऋचा को कस के गले लगा लिया। वहां खुशी का माहौल था। ऋचा ने अपने मन में कहा, समर्थ, मैं आपके साथ हर पल खुशी से जी लेना चाहती हूँ। पता नहीं मैं कब तक जीऊंगी, लेकिन मैं आप और माँ के साथ हर पल एंजॉय करना चाहती हूँ। ये सोच ऋचा ने अपनी आंसू पोंछ लिए। फिर समर्थ ने सबको मुंह मीठा करवाया। यहाँ तो घर के अंदर खुशी का माहौल था, लेकिन दरवाजे पर खड़े एक शख्स की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और वो तनय था जो ऋचा के घर आया था। लेकिन समर्थ को ऋचा को प्रपोज करते हुए देख वो दरवाजे पर ही रुक गया और वो ही जम गया। उसके खून की बूंदें वही गिरने लगे। उसने अपने पैर पीछे कर लिए और दीवार से टिक के आसमान में देख रोने लगा और वो वही बैठ गया। खून ज्यादा निकलने की वजह से वो वही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद ऋचा सबके साथ बात करने के बाद उसने नोटिस किया कि दरवाजा आधा खुला है, तो उसने दरवाजे को बंद करने चली गई। जैसे वो वहां पहुंची वो खून की धब्बे देख हैरान हो गई और खून की बूंदों का पीछा करने लगी। वो खून की बूंदे का पीछा करते हुए तने के पास पहुंच गई और तने को देख ऋचा शॉक हो गई। तने की इतनी बुरी हालत देख ऋचा डर गई और वो तने के सामने बैठ उसके गल में थपथपाने लगी। ऋचा ने उसे होश में लाने की कोशिश की और बोली, तने उठो, क्या हुआ तुम्हें? तने सुन रहे हो मेरी आवाज? उठो। तने ऋचा की आवाज सुन धीरे से अपनी आंखें खोल ली और ऋचा को अपने सामने देख हल्की मुस्कुरा दी और ऋचा को सीधा कस के गले लगा लिया और वो रोने लगा। ऋचा को समझ नहीं आया कि तने इतना क्यों रो रहा है। ऋचा ने तने को कभी रोते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ा हैरान भी हुई। तने ने ऋचा को हक करते हुए ही बोला, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऋचा ये सुन घबरा गई और उसके बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, तने हुआ क्या है तुम्हें? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तने ने ऋचा को देख उसके मुंह को दोनों हाथों में भर के कहा, ऋचा, आई लव यू दिल, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो। ऋचा ने तने की हाथों को दूर करते हुए बोली, तने, मैं समर्थ से प्यार करती हूँ, तुम मेरे आचा दोस्त हो, हम बचपन से साथ थे और हमेशा हम दोस्त रहेंगे। तुम ये बताओ, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, ऋचा, मैंने तुम्हें ऐसे तड़पाया था, इसलिए तुम भी मुझे तड़पा रही हो न। एक बात बोलूं, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। ये कहते हुए तने ने अपने दिल की तरफ पॉइंट कर दी। ऋचा खामोश रही और तभी वहां समर्थ आया और पुकारा, जाना, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ये कहते हुए समर्थ रुक गया और तने को देखने लगा, जो नीचे बैठा था और उसकी हाथ से खून निकल रहा था। उसकी ऐसे हालत देख समर्थ भी शॉक हो गया। तने उन दोनों को देख उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगे और फिर बेहोश हो गया। 47 पुनर्जन्म का सच आया सामने। अब आगे। तने फिर बेहोश हो गया और ये देख समर्थ जल्दी आके उसे अंदर ले जाने लगा। उसे ले जाके सोफे पर लिटाया और ऋचा पानी छिड़कने लगी तने पर। तने ने धीरे से आंखें खोली और वो खामोश ही रहा। समर्थ ने ऋचा को जल्दी फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहा और ऋचा हाँ में सर हिला के चली गई। तने अब भी खामोश रहा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ऋचा आए और तने का हाथ पकड़ उसके घाव को साफ करने लगी। तने ऋचा का टच महसूस करते ही उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। उसे कुछ दर्द महसूस ही नहीं हुआ। उसे शायद बस इसी का इंतजार था। ऋचा ने तने के घाव पर ऑइंटमेंट लगा के पट्टी कर दी। फिर ऋचा की मोम ने चिंता से पूछा, तने बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। तने ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखता रहा। तने का ऐसा ब्रेकडाउन देख सभी हैरान हो गए। तो ऋचा की मोम ने कहा, समर्थ बेटा, मुझे लगता है तने की तबीयत ज्यादा ही खराब है। तुम एक काम करो, तने को गेस्ट रूम में ले जाओ और वहां आराम करने दो। पता नहीं क्या हुआ है इसे। बचपन से देखती आई हूं, वो ऐसे तो कभी रोता नहीं था, पता नहीं क्या दुख पहुंची इसे। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और तने को गेस्ट रूम में ले जाने लगा। वहां पहुंचकर समर्थ ने तने को बेड पर लिटाया और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, तने ने समर्थ को रोक लिया और उसके सामने घुटनों में बैठ गया और समर्थ के सामने हाथ जोड़ रोते हुए बोला, समर्थ प्लीज मुझे मेरी ऋचा वापस दे दो। मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की है अपने पास्ट लाइफ में भी, पर मैं सिर्फ उसके लिए ही फिर इस जन्म में लौट के आया हूं। प्लीज समर्थ, मुझसे मेरी सांसें मत छीनो। तने समर्थ के पैरों को पकड़ गिड़गिड़ाया। वो इमोशन में इतना बह गया कि वो अपनी पुनर्जन्म की बात भी समर्थ को बोल दिया।
समर्थ ये सुन शॉक हो गया और उसके सामने बैठ के उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा कि इस जन्म और पास्ट लाइफ के बारे में तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। तने समर्थ को एक नज़र देखा और वो रोते हुए सारी बात बता दी कि कैसे उसे सच पता चली और कैसे उसने खुद की और मीरा कबीर की भी जान ले ली। समर्थ ये सुन हैरान हो गया और वो हैरानी से तने को देख खुद से बोला, यानी तने का भी रिबॉर्न हुआ है। वो उठ के खड़ा हुआ और उसे डर लगने लगा कहीं ऋचा को अगर ये पता चली तो ऋचा उसे कहीं छोड़ तो नहीं देगी। वो अपने सोच में गुम था। तभी तनय ने उसके सामने फिर अपने हाथ फैला के कहा, प्लीज समर्थ, मुझे मेरी ऋचा लौटा दो। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और तनय से बोला, तनय, मैं ऋचा को तुम्हें नहीं दे सकता और वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है। और समर्थ तनय की कंधे को पकड़ कहा, तनय सुनो, जैसे तुमने ऋचा के लिए अपनी जान दी थी वैसे ही मैंने पिछले जन्म में मैंने भी खुद की जान ली थी और मैं उसे खो नहीं सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। तनय ये सुन सदमे में चला गया और वो हैरानी से पूछा, पर तुम ऋचा को कैसे जानते थे? तब तो तुम्हें मैं भी नहीं जानता था। समर्थ ने एक लंबी सांस ले कहा, एक दिन मैं पार्क में बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेके गया था। क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही अनाथ बच्चों को हर खुशी देना चाहता था, इसलिए मैं वहां खेल रहे बच्चों के लिए खिलौने ले गया था। तभी मुझे अचानक हार्ट अटैक आया और मैं नीचे गिर गया, मेरी सांस थमने ही वाली थी। सब वहां खड़े होकर देखते रहे, किसी ने आगे बढ़कर मुझे देखने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन वहां अचानक एक लड़की आई और मुझे मेरी धड़कन को फिर से धड़का दिया। मैं उसी दिन मर जाता अगर वो लड़की ने मेरी जान नहीं बचाई होती। तुम्हें पता है वो कौन थी? वो मेरी ऋचा थी। तब से मैं उसे चाहने लगा। वो वहां से चली गई, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे उसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि तुमने भी उसके साथ शादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था। कुछ दिन बाद जब मुझे पता चला वो कौन है, कहाँ रहती है, तब तक देर हो चुकी थी, वो चली गई थी। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने अपनी जान दे दी। पर शुक्र है भगवान का जो मुझे फिर से ये जीवन दिया और मुझे मेरी ऋचा को भी दे दिया। तने ये सब सुन सदमे में चला गया, वो कुछ बोल ना सका, फिर भी वो ऋचा को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उठ खड़ा हुआ और समर्थ को देख बोला, समर्थ, मैंने उसे बहुत दुख दिया, मैं जानता हूँ, पर मैं उसे सच में प्यार करने लगा हूँ, प्लीज मुझे उसे वापस दे दो। बदले तुम मेरी सारी दौलत ले लो समर्थ, प्लीज। ये कह वो फिर से रो पड़ा और समर्थ को अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, तने, तुमने उसकी कभी परवाह नहीं की, जब तुम्हारे साथ थी उसकी कदर नहीं की, उसकी आत्मा तक को मार दिया था तुमने, तो मैं क्यों दूं उसे तुम्हें? और सबसे बड़ी बात, वो मेरी हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी, तो प्लीज मूव ऑन कर जाओ और अपने इस नए लाइफ को अकी से जियो। तने, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। तने कुछ सुनने के हालत में नहीं था, वो बाबरा ये जा रहा था, समर्थ की एक भी बात उसके दिमाग तक नहीं पहुंची। वो फिर से बेहोश हो गया और समर्थ ये देख फिर शॉक हो गया और उसे बेड पर लिटा दिया। फिर कमरे से बाहर चला गया। बाहर ही उसे ऋचा दिखी जो किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। समर्थ उसके पास जाकर ऋचा के कंधे को पकड़ लिया और पूछा, जाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर्थ के हिलाने से वो होश में आए और वो समर्थ को देखते ही झटके से उसके सीने से जा लगी और रोने लगी। ऋचा ने कस के समर्थ पका हुआ था। उसने रोते हुए कहा, समर्थ, आपने मेरे लिए अपनी जान ले ली थी। वो कांपने लगी। समर्थ उसके बालों को सहलाकर उसके आंखों में देख कहा, मैं फिर से ले सकता हूँ। तुम मेरी रूह हो, अगर तुम दूर हुई तो ये बेजान सा शरीर भी नहीं रहेगा। ऋचा ये सुन फिर से उसके सीने से जा लगी और रोने लगी। वो रो ही रही थी, अचानक उसे खांसी आ गई और उसके मुंह से खून निकला। समर्थ ये देख डर गया। उसकी जान अटक गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 48 ऋचा हॉस्पिटल में। अब आगे। समर्थ ऋचा को देख डर गया। वो ऋचा के गाल को थपथपा के पूछने लगा, जाना, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ऋचा अपनी आधी खुली आंखों से समर्थ को देखा और हल्के से मुस्कुरा दी और बेहोश हो गई। समर्थ ये देख पैनिक हुआ और जल्दी से उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगा। ऋचा की मोम ये देख प्यूकने लगी। समर्थ, बेटा, क्या हुआ ऋचा को? वो पास जाके देखने लगी तो ऋचा के मुंह में खून देख वो डर गई और वो कांपने लगी। समर्थ ये देख नीरज को बोला कि जिया को यहाँ बुला ले, ऋचा के मोम के साथ रुकने के लिए, और समर्थ उनके तरफ देख बोला, माँ, मैं जान को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी अपटे दे दूंगा। और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप जिया के साथ घर पर रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट हुई तो मैं आपको बुला लूंगा। ओक माँ। उद्धरण चिन्ह।
ऋचा की मोम ने अपनी भरी आंखों से हाँ बोल दिया और बोली, प्लीज बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना, और उसे क्या हुआ है प्लीज बता देना। समर्थ हाँ में सर हिलाया और जल्दी से सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। ऋचा समर्थ की गोद में ही थी। समर्थ अपने मन में सोचने लगा, कहीं जान को पिछले जन्म की तरह ही तो नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचा लूंगा। समर्थ का दिल डर से भर गया। उधर तनय जो बेहोश पड़ा था, उसे भी एक सपना आया कि ऋचा को खून की उल्टी हो रही है, और वो ये देख झट से उठा और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे भी डर लगने लगा था। वो पैनिक करने लगा और हड़बड़ी में उठ खड़ा हो गया। वो अपनी लड़खड़ती कदमों से बाहर गया तो ऋचा की मोम को रोते हुए देखा। तने उनके पास जाके उनके हाथ में अपना हाथ रख के पूछा, आंटी आप रो क्यों रही है, और ऋचा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की मोम रो पड़ी और अपनी धीमी आवाज में बोली, ऋचा हॉस्पिटल। ये सुन तने का दिल बाहर ही आने वाला था। आखिर उसने जो सपना देखा था वो ही सच था। उसने पूछा, आंटी कौन सी हॉस्पिटल? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की मोम ने सिटी हॉस्पिटल बोला तो तने भागते हुए बाहर गया और अपनी कार लेके हॉस्पिटल के लिए चला गया। वो बहुत स्पीड से कार चला रहा था, उसे बस जल्द से जल्द ऋचा के पास पहुंचना चाहता था। समर्थ हॉस्पिटल पहुंच गया और ऋचा को अपनी गोद में लेके बाहर निकला। हॉस्पिटल में पहले से ही सारी इंतजाम करके रखा हुआ था। वार्ड बॉय आके जल्दी से ऋचा को एक रूम में शिफ्ट किया और वहां जल्दी से डॉक्टर भी आ गए। समर्थ बाहर ही खड़ा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और समर्थ को देख बोले, मिस्टर ओबरॉय देखिए, उनकी कुछ टेस्ट करनी होगी, तभी हम कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुंह से खून निकलना नॉर्मल बात नहीं है। हमने इनकी ब्लड सैंपल ले लिया है, कुछ देर बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ये बोल डॉक्टर वहां से चले गए। समर्थ खामोशी से वहां खड़ा रहा। तभी वहां पर तनय पहुंचा और समर्थ को देख पूछा, समर्थ ऋचा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। समर्थ उसे देख शॉक हो गया और फिर ऋचा के वार्ड रूम की तरफ इशारा कर दिया। तो तनय ने पूछा, यहाँ डॉक्टर आया था? समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और बोला कि ऋचा का ब्लड टेस्ट करने गए हैं। तनय सीधा उस डॉक्टर के केबिन में चला गया और डॉक्टर से कुछ बात करने लगा। वो खुद ही ऋचा का रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगा डॉक्टर के केबिन में। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो तनय ने झट से वो ले लिया और रिपोर्ट रीड करने लगा, और रिपोर्ट पढ़ के उसके आंखों से आंसू बहने लगा। आखिर उसे जिसका डर था वही हुआ। उसके कदम लड़खड़ा गए। फिर उस डॉक्टर को देख बोला, डॉक्टर ये केस मैं हैंडल करूंगा, और वो रिपोर्ट लेके अपने केबिन में चला गया। तनय ने अपने आप को शांत किया और अकीस से ऋचा को एग्जामिन करने का फैसला किया, और वो रिपोर्ट लेके समर्थ के पास आया और समर्थ को रिपोर्ट दे दी। समर्थ ने वो रिपोर्ट ली और तनय झट से ऋचा के रूम में चला गया। ऋचा को देख तनय का दिल रो पड़ा। वो धीमी कदमों से ऋचा के पास पहुंचा और उसके एक हाथ को पकड़ ऋचा के बेड के पास ही बैठ गया। तनय ने रोते हुए कहा, ऋछु मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने पिछले जन्म में तुम्हें नजरअंदाज किया। तुम मेरे सामने अपने इस कैंसर से लड़ती रही, मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया। कहीं ना कहीं मैं ही तुम्हारे मौत का जिम्मेदार हूँ। जान मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं होने दूंगा। जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा। तुम तो मेरी वो छोटी सी प्यारी सी जान हो ना। ये कह तनय अपने होठ ऋचा के फोरहेड पर रख दिया और तनय ने उससे एक हक कर लिया। तनय के दिल में अपने किए का गिल्ट भर गया था। फिर वो उठ के ऋचा को एक ग्लूकोज की द्वीप लगाए और एक इंजेक्शन लगा के निकल गया। बाहर समर्थ रिपोर्ट हाथ में लेके सदमे में खड़ा था। उसने जो सोचा था वो ही हुआ। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तनय उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, समर्थ चिंता मत करो, ऋचा ठीक हो जाएगी। उसे ब्लड कैंसर की सेकंड स्टेज है, हम अभी उसे ठीक कर सकते हैं, और ये मैं हैंडल कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। समर्थ उसके तरफ देख बोला, उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं सब खत्म कर दूंगा। तनय ने उसकी आंखों ऋचा के लिए एक पागलपन देखा जो उसमें भी था। फिर एक लंबी सांस लेके समर्थ से कहा, हमें ऋचा को केमोथेरेपी देनी होगी और उसका ब्लड भी टाइम पर बदलनी पड़ेगी। मैं आगे और टेस्ट करूंगा और उसकी रिपोर्ट फिर से रीड करूंगा, तुम चिंता मत करो। ये कह तनय अपने केबिन में चला गया और अपने चेयर में बैठ आंखें बंद कर टेबल पर ही अपना सर रख लिया। उसका दिल दर्द कर रहा था। उसे रह रह के अपने पिछले लाइफ के बारे में याद आ रही थी। उसे याद आया, एक बार ऋचा को उसने हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन उसने ये प्यूकने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। और एक दिन उसने ऋचा के रूम के फ्लोर पर ही एक दवाई की बोतल देखी थी जो कैंसर होने से दी जाती है, लेकिन उसने वो देख के भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि मीरा उसे बताती थी कि ये ऋचा की नई चाल है पैसे लेने का।
और एक दिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी तो तने मीरा के साथ था और मीरा ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। तभी ऋचा के नाक से खून निकलने लगा। फिर भी तने ने यही सोचा कि ऋचा नाटक कर रही है। ये सब याद कर तने को पछतावा हो रहा था। उसने रोते हुए खुद से कहा, ऋचा मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। समर्थ तुम्हारे लिए अच्छा है, बेस्ट है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर दूंगा जान, यही मेरी अब ख्वाहिश है। ये कह वो उठा और ऋचा को ब्लड देने उसके पास जाने लगा। अब तक समर्थ ऋचा का हाथ पकड़ के उसके पास ही बैठा था। तने ये देख अपनी नजर हटा ली और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। तने ने समर्थ को कहा, समर्थ प्लीज मुझे ये ब्लड चढ़ा लेने दो। समर्थ वहां से थोड़ा हट गया और तने ने ऋचा को ब्लड चढ़ा दी। फिर वो कुछ ऋचा का खून का सैंपल ले लिया और चला गया। तने अपने केबिन में जल्दी गया और दरवाजा बंद कर दरवाजे पर ही टिक के खड़ा होकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसकी सांस उखड़ रही थी। वो रो पड़ा। तने ने खुद से कहा, जान मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगा, ये मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं क्या करूं। ये बोल वो वही जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा। कुछ देर बाद ऋचा को होश आया और अपनी आंखें खोल ली। उसने नजर घुमा के देखा तो समर्थ को गले लगा के सोते हुए पाया। ये देख ऋचा के फेस पर स्माइल आ गई और समर्थ के बालों में अपनी उंगली फर्न लगी। ये एहसास पाके समर्थ की आंखें खुल गई और ऋचा को देखने लगा। समर्थ ऋचा को देखते ही उसे कस के गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। समर्थ ने ऋचा को दांतना शुरू किया। उसने कहा, जाना तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपा के रखी, मुझे क्यों नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने फीकी हंसी के साथ बोली, समर्थ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बता के हट करना नहीं चाहती थी। फिर समर्थ ने रोते हुए कहा, और तुम मुझे ऐसे अकेला तड़पता हुआ देख सकती थी। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने उसके गाल को थाम के कहा, समर्थ मैं अपनी आखिरी सांस आपके बाहों में छोड़ना चाहती हूँ, मुझे ये हक आप देंगे न। उद्धरण चिन्ह। समर्थ उससे नाराज हो गया और उसे अपने बाहों में भर के कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम साथ जिएंगे, साथ मारेंगे। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ नहीं जाओगी, समझी तुम। उद्धरण चिन्ह। ऋचा की आंखों से आंसू बह गए। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और कैसी लगी स्टोरी गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।